हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर। और ये बेसिक कंप्यूटर दोस्तों पढ़ने के बाद आप ये तय मानिए कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आप आसानी से अटैम्प्ट कर ले जाएंगे। चाहे दोस्तों वो कोई भी टीचिंग पोस्ट का हो। टीचिंग पोस्ट में क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए KVS हो गया, NVS हो गया, EMRS हो गया, यहीं तक ही नहीं DSSB हो गया। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, जहाँ से भी जिसमें भी कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। यहीं तक ही नहीं दोस्तों, RRB हुआ, RRB मतलब रेलवे हुआ, इनमें भी सारे क्वेश्चंस आप आराम से टैकल कर ले जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर इन वीडियो को आप देखेंगे तो इस वीडियो से आपके सारे कंप्यूटर से जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप स्वतः अपने आप में पाएंगे कि आप किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम इस मैराथन को शुरू करते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा मटेरियल को पा सकें। तो कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? तो कोई भी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, किसी भी कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम जो लंबे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम तुरंत एग्जीक्यूट कराने के लिए हम एक कंप्यूटर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर बेसिकली करता क्या है? करता ये है कि हमारे जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हम इनपुट के रूप में क्या करते हैं, एक मशीन को देते हैं। ये एक मशीन है, तो हमें जो भी प्रोग्राम कराना है उस प्रोग्राम को, एक कच्चे माल को हम एक मशीन को देते हैं। और ये कंप्यूटर क्या करता है, तो इस हम जो डेटा देते हैं उसका क्या करता है, आपस में प्रोग्रामिंग क्या करता है, प्रोग्रामिंग करता है। यानी क्या करता है, इसको प्रोसेसिंग करता है। हमारे दिए गए प्रोग्राम को जिस रूप में देंगे उसको क्या करेगा, ये प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद हम जिस रूप में प्रोग्राम दिए हुए रहते हैं जिस काम के लिए, उसको ये प्रोसेसिंग करके सीधे हमें आउटपुट के रूप में एक रिजल्ट को क्या करता है, देता है। इस प्रकार से आपने देखा कि कंप्यूटर में मिनिमम कितने कंपोनेंट की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आपने देखा, एक तो आपने जो डेटा दिया, वो जो डेटा इन करते हैं दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट। और दूसरा क्या स्टेज बना दोस्तों? दूसरा स्टेज ये बना कि जो हम तो डेटा दे दिए, इन करा दिए, क्या है, एक मशीन में। वो मशीन क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा। क्या करता है दोस्तों, उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। दूसरा हमारा स्टेज ये हुआ। अब प्रोसेसिंग होने के बाद जो हम इनपुट आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम जो देते रहते हैं, तो क्या करता है, जो इनपुट हम डेटा देते हैं उसका ये मशीन क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। और हम जिस हिसाब से हम इनपुट देंगे उस हिसाब से हम आउटपुट को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। यानी कुल मिलाकर कंप्यूटर एक प्रकार का प्रोसेसर होता है जो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट के अनुसार क्या करता है, हमें आउटपुट प्राप्त देता है। ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से बेसिक कंपोनेंट अगर देखा जाए कंप्यूटर के, तो कुल कितने होते हैं, मिनिमम 3 होते हैं दोस्तों। कौन कौन? एक इनपुट, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, आउटपुट आएगा। ये भी एक क्या है, एलिमेंट है इसका, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के कुल बेसिक एलिमेंट कितने हो गए दोस्तों, 3 हो गए। और यहीं से आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ और समझिएगा कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, और आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं। क्या देते हैं, कंप्यूटर को डेटा फीड करते हैं। तो डेटा फीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाएगा, डेटा को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, डेटा को फीड करने के लिए जिस इनपुट माफ करिएगा, जिस डिवाइस का हम यूज करेंगे डेटा को क्या करने के लिए, कंप्यूटर में इन करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इनपुट डिवाइस। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस से। ठीक है। और जिस भी माध्यम से, जिस भी डिवाइस से हम डेटा को इन करने का जो है प्रयोग करते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारा डेटा तो कंप्यूटर यानी मशीन में चला गया, और अंदर क्या होगा, अंदर हम जो कंप्यूटर बनाए होते हैं, जो कंप्यूटर का निर्माण होता है, अंदर क्या होता है, प्रोसेसिंग का काम होता है। तो प्रोसेसिंग के काम में भी जो है यूनिट यूज की हुई होती हैं। ये ना इनपुट के अंतर्गत आता है ना आउटपुट के अंतर्गत आता है, ये प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आता है। किसके अंदर, प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत। अब प्रोसेस होने के बाद मान लीजिए किसी ना किसी काम के लिए हम उस डेटा को दिए होंगे, वो डेटा को क्या करेगा, बनाएगा, प्रोसेसिंग करेगा हमारा ये मशीन। और प्रोसेसिंग होने के बाद जो हम आउटपुट चाहते हैं वो कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा। तो जिस माध्यम से या जिस डिवाइस पर वो आउटपुट हमें रिप्रेजेंट होता हुआ दिखता है या मिलता है, उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। और कोई भी एग्जांपल आ जाएगा दोस्तों, तो इस बात से आप पकड़िएगा कि वो डिवाइस इन करने का काम आ रहा है कंप्यूटर में, या उस पर हमें रिजल्ट दिख रहा है। अगर रिजल्ट उस पर प्राप्त हो रहा है तो आउटपुट डिवाइस हो गया। लेकिन हम डेटा कच्चा माल अगर उसको इन करने के लिए उस डिवाइस का यूज कर रहे हैं तो इनपुट डिवाइस हो गया। अब बाकी जो प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, जो प्रोसेस करता है डेटा को, वो ना इनपुट आउटपुट बल्कि वो प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आता है। तो वही चीज़ दोस्तों इस फिगर में आपको बताया गया है
कि हमारे कंप्यूटर में तीन जो है कंपोनेंट होते हैं। एक हो गया हमारा इनपुट यूनिट, क्या हो गया, 3 यूनिट होते हैं। एक हो गया हमारा इनपुट यूनिट, और ये दूसरा जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो दूसरा आप यूनिट देख रहे हो, ये यूनिट हमारा क्या आ जाएगा, ये होता है हमारा क्या, कंट्रोल यूनिट यानी प्रोसेसिंग यूनिट है। ये क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें प्रोसेसिंग होता है, ठीक है दोस्तों। और चौथा हमारा आउटपुट यानी हमारा डेटा हमने जो इन किया किसी ना किसी मकसद से किया होगा, जिस मकसद से किया होगा वो यहाँ पर प्रोसेस हुआ होगा। अब प्रोसेस होने के बाद जहाँ वो रिजल्ट हमें दिखा, वो सारा वो क्या होता है, आउटपुट यूनिट के अंतर्गत दिखता है। प्रश्न आता है और प्रश्न बनता ये कि दोस्तों हम लोग किस किस जो है माध्यम से हम डेटा को इन कर सकते हैं। तो देखो माउस के माध्यम से तुम क्या करते हो, बोलो, माउस के माध्यम से क्या करते हैं, डेटा को एंट्री करते हो। कीबोर्ड के माध्यम से भी डेटा को क्या करते हैं, इन करते हो। माइक्रोफोन यानी हेलो हेलो तुम कर रहे हो, या फ़ोन में तुम देखे होगे कि तुम हेलो जो बोलते हो वो माइक्रोफोन होता है वहाँ पर। माइक्रोफोन क्या करता है दोस्तों, तो तुम्हारी जो आवाज़ है तुम्हारी जो आवाज़ है, जो साउंड एनर्जी कहो या मैकेनिकल एनर्जी कहो, उसको क्या करता है माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जो मोबाइल होता है उसके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है। तो माइक्रोफोन भी क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका अपोजिट देखो, आउटपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, देखो जो भी रिजल्ट है वो कहाँ दिखता है, तुम्हें मॉनिटर पर दिखता है। इसलिए मॉनिटर क्या है दोस्तों, एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर, अब प्रिंटर कोई भी तुम जाते हो प्रिंट आउट निकलवाने हैं, तो अंत में देखते हो कि एडमिट कार्ड जैसे तुम जाते हो लॉगिन करते हो, अंत में प्रिंट आउट निकलवाते हो एडमिट कार्ड का, तो उस प्रिंटर के माध्यम से निकालते हो। तो प्रिंटर भी क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कैसे दोस्तों, मान लो तुम्हें जो भी सॉन्ग सुनना है, तुमने सॉन्ग डाला कंप्यूटर में, सॉन्ग डालते ही तुम्हें आवाज़ दिखाई देता है आउटपुट के रूप में, यानी स्पीकर के माध्यम से ही तुम्हें आवाज़ सुनाई देता है। स्पीकर क्या है दोस्तों, एक ट्रांसड्यूसर्स है जो करता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म को, किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यूँ कहूँ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तुम्हारे साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है स्पीकर। अब बचा दोस्तों तुम्हारा यूनिट जो है तीसरा, या मानो तो दूसरा। इसमें क्या होता है, तो इसमें दोस्तों क्या क्या यूनिट आते हैं, तो इसमें आते हैं प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या आते हैं दोस्तों, तो कंट्रोल यूनिट आता है। कंट्रोल यूनिट में क्या आता है दोस्तों, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, इंटरनल मेमोरी आता है, मेन मेमोरी आता है, और अलग से हमारा सेकेंडरी स्टोरेज भी आता है जो हम अलग से भी उसमें लगाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो समझो, ALU का फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एक्चुअल में ये क्या है, ये जो तुम देख रहे हो, ये तुम देख रहे हो, ये क्या है, ये CPU है। ये क्या है दोस्तों, CPU है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कंट्रोल यूनिट होता है। ये कंट्रोल यूनिट है, और इसमें देखो क्या है और क्या है CPU में, तो कंट्रोल यूनिट है, और क्या है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और क्या है इंटरनल मेमोरी है। ये मेन पार्ट है CPU के, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो कंट्रोलिंग का काम करता है। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है दोस्तों, तो सारे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं, सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे 1 + 2 = क्या आएगा, 3 + 4 = क्या आएगा, तो सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन ALU के माध्यम से संपादित किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सारे मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल एग्जीक्यूशन किसके माध्यम से होता है, ALU के माध्यम से होता है। अब प्रश्न है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में क्या आ जाएगा दोस्तों, जैसे मान लो कैशे मेमोरी आ गया, रजिस्टर आ गया, ये सब इंटरनल मेमोरी हो रहे हैं। रैम आ गया, ये सब क्या इंटरनल मेमोरी है, यानी कंप्यूटर की खुद की मेमोरी। अब तुम कहोगे कि मेमोरी की क्या काम, दोस्तों अगर मेमोरी नहीं रहेगा कंप्यूटर के पास तो डेटा को कहाँ से ग्रहण करेगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि तुम इनपुट के रूप में कुछ डालते हो तो कुछ है जो चला जाता है, नहीं। जो भी तुम इनपुट के रूप में डालते हो वो एक प्रकार की सिंबल है, संकेत है, और जो तुम डालते हो वो एक्चुअली इसके इंटरनल मेमोरी में पहले से ही स्टोर रहता है, क्या रहता है, स्टोर रहता है। वो वहाँ से जो तुम डालोगे उसके हिसाब से इंटरनल मेमोरी से लेता है डेटा को, और ALU में क्या करेगा, उसका प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करके तुम्हें आउटपुट के रूप में दिखाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। यानी हम कीबोर्ड और माउस इन सब का प्रयोग करके डेटा हम सीधे डालते नहीं हैं, बल्कि हम डेटा को क्या करते हैं, एक प्रकार से हम डेटा के एक सिंबॉलिक रूप को देते हैं, जो कि पहले से ही हमारे CPU में क्या रहता है, वो स्टोर रहता है। उस रूप को क्या करता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो यही मेमोरी में से लेता है, और फिर उसका क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके फिर हमें आउटपुट के रूप में दिखाएगा। तो ये दोस्तों बेसिक फंक्शन आप कंप्यूटर है दोस्तों। तय मानिए इतने से ही आपके कई क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, केवल इस पार्ट से ही। क्या इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल से देखेंगे। और आ जाता है कि CPU क्या होता है, तो CPU यही प्रोसेसिंग यूनिट, यही मेन है दोस्तों। इस CPU के अंतर्गत कितने जो है कंपोनेंट मैंने बताया, एक कंट्रोल यूनिट बताया, एक ALU बताया, एक इंटरनल मेमोरी बताया। ये CPU के क्या है, पार्ट है दोस्तों। याद रखना
शुरुआती में जो कंप्यूटर आया ना, तो ये सीपीयू बहुत बड़ा हुआ करता था, एक रूम से भी बड़ा मान लो, इतना बड़ा हुआ करता था। धीरे धीरे खोज होते गए और इन्वेंशन होते होते अब कंप्यूटर की साइज कैसी हो गई है, मात्र तुम देखो जो मोबाइल है वो भी एक प्रकार की क्या है, कंप्यूटर है, इतनी छोटी हो गई है। यानी सीपीयू की साइज हर एक जनरेशन में क्या होती जाती है, छोटी हो जाती है, छोटी होती जाती है। क्यों? क्योंकि नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं। अब तो माइक्रोचिप आ गए हैं दोस्तों, अब तो और जो है कंप्यूटर जो है पतले पतले छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं आपको। एक चीज़ और दोस्तों कि इस हिसाब से हम जनरेशन भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हमारी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, साइज़ छोटा हो रहा है और कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है, सारी चीज़ जो है फीचर्स बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब इसमें और एक चीज़ देख लिया हम, मेन मेमोरी भी समझ लिया इसका क्या काम होता है। तो कंप्यूटर का एक अपना मेमोरी होती है, वो क्या करती है, इंटरनल मेमोरी होती है, वो क्या करती है, तो डेटा को अपने स्टोर करके रखी रहती है और जिस हिसाब से हम इनपुट को देते हैं वो फंक्शन जो है हमारा सीपीयू क्या करता है, इस मेमोरी से डेटा को लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है। और फिर अब हमको अगर ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत रहती है तो हम सेकेंडरी स्टोरेज यानी अलग से भी हम क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट को लगा देते हैं ताकि हम अलग कैपेसिटी ज़्यादा भी बढ़ा सकें। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो दोस्तों कुछ देख लो, जैसे इस प्रकार से तुम कंप्यूटर देखते हो तो यही मॉनिटर है। ये क्या है दोस्तों, मॉनिटर है, जो रिजल्ट दिखता है हमें, जो हमें रिजल्ट इस पर दिखता है यानी परिणाम दिखता है, ये क्या है, मॉनिटर है। ये क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। और ये सीपीयू है, जो मैंने अभी आपको आर्किटेक्चर दिखाया था इसका अभी फर्स्ट पेज पर, वही इसका बंधा हुआ रूप है, बंद है। ये सीपीयू, यही सीपीयू में हमारा क्या क्या था, कंट्रोल यूनिट था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था और इंटरनल स्टोरेज मेमोरी था। ठीक है दोस्तों, इसी में रहता है। और इसी में दोस्तों एक मदरबोर्ड होता है और इसमें दोस्तों सीपीयू में भी पावर सप्लाई यूनिट होता है, पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। इसमें क्या होता है कि पावर सप्लाई यूनिट यानी ये होता है दोस्तों, जैसे लाइट मान लो कि तुम्हारा जो है कट भी जाए, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए स्टोरेज इसमें रहता है एनर्जी, ताकि तुरंत तुम्हारे कंप्यूटर बंद ना हो जाए, वो थोड़ा चलता रहे। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे भी पढ़ेंगे यूपीएस वगैरह। अब और ये सारी चीज़ आप सीपीयू देख लिए, फिर ये माउस देख लिए, कीबोर्ड है दोस्तों, इस प्रकार से कीबोर्ड होता है। स्पीकर ये है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, स्पीकर है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। और ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव दोस्तों, ये यूएसबी है। यूएसबी क्या होता है दोस्तों, तो कंप्यूटर में ये पोर्ट होते हैं, ये यूएसबी प्रकार के पोर्ट है जो क्या करेगा, तो हमें डेटा को इन करने के लिए, आउट करने के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं। हाँ चलिए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या कहता है। और दोस्तों कुछ कंप्यूटर के प्रकार देख लेते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में अगर देखा जाए मोटा मोटी तो एक डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप का मतलब दोस्तों वही जो आप साइबर कैफे पर जाते हैं अपना फॉर्म भरवाने, तो देखते हैं जो कंप्यूटर वो डेस्कटॉप के अंतर्गत आता है दोस्तों। और लैपटॉप तो दोस्तों एक ही, डेस्कटॉप में क्या होगा कि दोस्तों एक मॉनिटर होगा अलग से, कीबोर्ड होगा अलग से, माउस होगा अलग से, और मॉनिटर तो बता ही दिया, कीबोर्ड और माउस और सीपीयू होगा अलग से, ये डेस्कटॉप का अंतर्गत। लैपटॉप में क्या है, तो ये सभी एक ही में कनेक्ट कर दो, सभी को एक में जोड़ दो तो वो लैपटॉप का रूप ले लेता है। और एक होता है पाम टॉप दोस्तों, तो इसका यूज क्या है, तो इससे भी छोटा जो है रूप है लैपटॉप से भी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से फिट में हम इसको रख सकते हैं। अब चलो देखो मेन समझो, मेन अगर कंप्यूटर के प्रकार देखा जाए दोस्तों, तो कंप्यूटर अगर देखा जाए तो वर्क के हिसाब से 3 प्रकार का होता है। एक एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर, एक हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं दोस्तों जो इस वेव के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, एनालॉगी होते हैं। अगर उदाहरण के रूप में तुम देखो तो स्पीडोमीटर तुम्हारे गाड़ी का देखो, ये भी 2 ही स्पीडोमीटर भी इस प्रकार इस समय डिजिटली आने लगा है। लेकिन पहले के गाड़ियों के स्पीडोमीटर देखना तो एक सुईनुमा होता है ना, सुईनुमा, सुई कभी इधर जाती है, ज़्यादा स्पीड होता है तो कम होता तो जाती है। ये हमारा क्या होता है, एनालॉगी होते हैं। और डिजिटल का मतलब होता है जो 0 और 1 के फॉर्म में हो, यानी जो मैथमेटिकल तुम्हें दिखते हो। इस समय तुम देखो अगर स्पीडोमीटर को, तो डिजिटली ज़्यादा आ रहे हैं किसी भी गाड़ी में, जैसे स्पीड 10 दिखा देता है, सीधे 20 दिखा देता है, 30 दिखा देता है, ये डिजिटली होते हैं। और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी जो एनालॉगी और डिजिटल दोनों का क्या होता है, अटैच्ड रूप होता है, वो हमारा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। हम जो दोस्तों कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जैसे लैपटॉप और जो भी कंप्यूटर, ये सारी चीज़ वर्तमान में जो है वो सब डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत हैं। जैसे देखो डिजिटल कंप्यूटर जो है कितने प्रकार का होगा, तो एक हो गया माइक्रो हो गया, यानी माइक्रो कंप्यूटर ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। फिर उससे बड़ा होता है दोस्तों मिनी कंप्यूटर, फिर उससे बड़ा होता है दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उससे बड़ा होता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, याद रखना माइक्रो कंप्यूटर क्या होगा, ये सारी चीज़ मैंने इसमें थोड़ा बहुत लिख दिया है। तो एनालॉग क्या होता है ये भी बताया, डिजिटल क्या होता है ये मैंने बता ही दिया तुमको। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो 0 और 1 पर काम करता हो, 0 और 1 पर काम करता है। यानी दोस्तों एक बात आप याद रखें कि पूरी जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग है वो 0 और 1 पर ही है। 0 और 1 का मतलब ये मत समझ लेना कि 0 मैंने लड हो और 1 मैंने एक लंबा सा कोई चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। 0 1 एक प्रकार का प्रोग्रामिंग का एक जरिया है। कहने का मतलब 0 को तुम मान लो कि ऑफ कंडीशन, 0 को कौन सा कंडीशन मान लो, ऑफ कंडीशन, और 1 को तुम मान लो ऑन कंडीशन। तो मान लो बहुत सारे वायर हैं,
मान लो इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट तुम फ्लो करवा दो, यानी ऑन की अवस्था में रखो, बाकी 0 को क्या कर दो, ऑफ की अवस्था में रख लो, जितने भी 0 वाले हैं। तो इस प्रकार का एक कम्बिनेशन जो मूव होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, 0 1 0 0 1, मैंने इस प्रकार से ऑन ऑफ के फंक्शन से ही पूरी कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। ठीक है दोस्तों, चलो अब तो दोस्तों पूरा बेसिक आपको बता रहे हैं पूरा। अगर हकीकत ध्यान में चले जाएंगे दोस्तों तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ी बहुत आप देखते रहें। तो माइक्रो मीनिंग अब क्या होता है इसको देख लो। हाइब्रिड भी मैंने बता दिया, जो एनालॉगी और डिजिटली दोनों क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या है दोस्तों, एक ये छोटा कंप्यूटर है, इसके अंतर्गत क्या आता है ये मायने रखता है। तो लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। यानी हम लोग जो यूज कर रहे हैं मोबाइल वगैरह, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा लार्ज होता है आपके माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ज़्यादा फंक्शन करने के लिए जो बड़े बड़े साइबर कैफे होते हैं वो सब मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। एक आता है, फिर अगला आता है दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होता है जिसे बड़ा बड़ा सर्वर के लिए जो यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि बैंक जो सर्वर यूज करती है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करती है। रेलवे हुआ वो कौन सा यूज करेगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करेगा। ठीक है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है दोस्तों। सुपर कंप्यूटर का यूज कौन करता है, तो सुपर जैसे जो वैज्ञानिक होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो इसरो हुआ, हमारा इसरो हुआ, या नासा हुआ जो अमेरिका का है, ये सब जो है सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है दोस्तों कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो याद रखना सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपका है रे 1। कौन सा है दोस्तों, रे 1। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर रे 1 है। ठीक है, लेकिन अगर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, परम 8000। परम 8000 इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, परम 8000। ये क्या है दोस्तों, तो 1998 में इसको CDAC पुणे में जो है इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और दूसरा चीज़, एक चीज़ और याद रखना, एक है तुम्हारा टियानही 2, अभी बहुत मैंने 2 साल पहले के ये चीज़ था, जो चाइना का सुपर कंप्यूटर है, और इसे माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट यानी सबसे तेज़ चलने वाला जो है कंप्यूटर है। ये चीज़ तुम याद रखना, परम 8000 तुम्हारा जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर रे 1 है। चलो अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब एक चीज़ और समझो कि ये लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन इसमें देखो, ये जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के जनरेशन क्या है। कोई एग्जाम में जनरेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक नज़र देख लीजिए। इसमें देखो कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है एज अ प्रोसेसिंग, प्रोसेसर में किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, ये लाइन तुम्हें बताएगा। और मेमोरी कैपेसिटी क्या है, तो जाहिर सी बात है मेमोरी कैपेसिटी दिन पर दिन जो है बढ़ती जाएगी जब जो नया नया जनरेशन आएगा। प्रोसेसिंग स्पीड भी क्या होगी, बढ़ती हुई तुम्हें दिखेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब इस पर भी ध्यान दे सकते हो कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो तुम्हें ध्यान देना होगा कि किस प्रोसेसर का यूज़ किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और तुम्हारा कौन सा एग्जाम्पल है। बाकी पीरियड मोटा मोटी तुम अपने मन से समझ लो, कहीं कहीं इसका अलग भी देखने को मिलेगा, इसलिए घबराना मत। लगभग 10 साल के अंतर में देखो, एक पहला मान लो 1940 से 1910 साल जोड़ोगे तो क्या होगा, 1950 होगा, लेकिन यहाँ दिया है 1956। ठीक है, दूसरा क्या दिया है दोस्तों, 1956 से 1963। चलो भाई 1956 से 1963 लो या 64 लो, कहीं कहीं 64 भी देखने को मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 10-10 वर्ष का गैप लगभग मान लो। अगला जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्या होगा दोस्तों, 1964 से 1971 और कहीं कहीं दोस्तों 75 देखने को मिलेगा। इसलिए समय पर ज़्यादा विशेष ध्यान न देना, हम समय पर विशेष ध्यान न देना। जो ये मोटा मोटी है ये चीज़ समझ लो। बाकी ये चीज़ समझ लो कि फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसर के रूप में क्या यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसर के रूप में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, और उस समय हमारे कंप्यूटर कितने बड़े होते थे, एक रूम से भी बराबर होते थे। दूसरे जनरेशन में किस प्रोसेसर का यूज हुआ दोस्तों, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। तीसरे जनरेशन में किसका यूज हुआ दोस्तों, आईसी का यूज हुआ, यानी अब चिप बनने लगी। कौन सा, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप क्या होता है दोस्तों, तो एक प्रकार से जो बहुत सारे फंक्शन होते हैं एक चिप पर ही हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड चिप। जैसे तुम टीवी में देखे होगे, पहले टीवी खुलता होगा तो एक पर क्या होता था, चिप होते थे कितने प्रकार से, तो उसको क्या कहते थे, पीसीबी पर जो है कई प्रकार के डिवाइस जो है इंटीग्रेटेड होते थे, उसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड चिप। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, इसमें याद रखना थर्ड जनरेशन में देखो आईसी कई प्रकार का होता है। एक एसएसआई, फिर होता है उससे बड़ा एमएसआई, फिर उससे भी बड़ा होता है एलएसआई, इससे भी बड़ा होता है वीएलएसआई। ठीक है, इसका मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी इसमें आईसी की संख्या कम होती है, इसमें उससे ज़्यादा होती है, इसमें उससे भी ज़्यादा, उसमें
तो शुरू में जो थर्ड जनरेशन में लगभग यूज हुआ तो SSI और MSI का यूज हुआ थर्ड जनरेशन तक, ठीक है। और जो फोर्थ जनरेशन हुआ इसमें भी तुम्हारा LSI VLSI का यूज होने लगा, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इन सब का फोर्थ जनरेशन में यूज होने लगा। और उसका नाम हम लोग रख दिए माइक्रो प्रोसेसर। क्या रख दिए? माइक्रो प्रोसेसर। इस CPU का अब नया नाम क्या हो गया दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर, जिसको MIPI भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया है। थर्ड जनरेशन तक IC था, ठीक है दोस्तों, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था। अब देखो माइक्रो प्रोसेसर ये प्रकार का ये भी चिप ही है, कौन सा? इंटीग्रेटेड चिप ही है, लेकिन वेरी लार्ज वाला है। और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, और ज़्यादा जो है एक चिप पर कई सारे डिवाइसेज एक ही चिप में जो है आने लगे। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी सब लिखा है, ठीक है दोस्तों। इन सब का प्रयोग इसमें होता था। अब देखो प्रोसेसिंग स्पीड जो है बढ़ता ही मिलेगा तुम्हें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी देख लो। तो जो पहला जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें असेंबली लैंग्वेज यूज होता था। अब तुम्हें प्रश्न में आएगा असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? तो दोस्तों असेंबली लैंग्वेज जो होती है निमोनिक्स में इसका प्रयोग होता था। किसमें? निमोनिक्स में इसका क्या होता था? निमोनिक्स के रूप में इसे लिखा जाता था। निमोनिक्स में क्या होता है दोस्तों? तो अल्फा न्यूमेरिक के रूप में लिखा जाता था असेंबली लैंग्वेज, जैसे SI, इसके 1 2 3 इस प्रकार से जो है इसमें प्रयोग होता था। यानी तो ये हमारी असेंबली लैंग्वेज थी। उसके बाद कौन सी लैंग्वेज आने लगी दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज आने लगा। कौन सी लैंग्वेज आने लगा? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन आने लगा? जैसे फोर्ट्रान हुआ, कोबोल हुआ, एल्गोल हुआ। सेकेंड जनरेशन में ये आ गया। थर्ड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज? C++ आ गया। C ये कंप्यूटर लैंग्वेज है दोस्तों। ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। C++ भी हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर आगे फोर्थ जनरेशन में C++ था ही, साथ में जावा भी आ गया। फिफ्थ जनरेशन में अब तो दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज आ गए, न्यूट्रल नेटवर्क आ गया, बहुत सारे इस समय जो है इस समय वर्तमान में जो हो रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन में आ गया, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल तुम देख सकते हो। एग्जाम्पल एक तो तुम्हारा ये ज़्यादा पूछता है, फिर एग्जाम्पल पूछ देता है। एग्जाम्पल में क्या फर्स्ट जनरेशन में क्या था? यूनिवैक था। यूनिवैक था, यूनी यानी यूनिवर्सल होता है दोस्तों, वैक। फिर सेकेंड जनरेशन में क्या था? IBM 140, IBM 7094 ये सब था। थर्ड जनरेशन में क्या है दोस्तों? IBM 360, 1900 सीरीज, ये सब तुम्हारा थर्ड जनरेशन में आया। फोर्थ जनरेशन में तुम्हारा आ गया क्या? पेंटियम सीरीज, मल्टीमीडिया, स्टिमुलेशन, जैसे इस समय HP देखते हो, ये फोर्थ जनरेशन में आ गया था। और तुम्हारा HP हो गया और एसर हो गया, ये सब फोर्थ जनरेशन में आ गए थे दोस्तों। और फिफ्थ जनरेशन तो वर्तमान का समय है दोस्तों। मानो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, रोबोट हो गया, AI जो भी आ रही है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के क्या है? उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। मोटा मोटी आप इन चीज़ को देख लेना दोस्तों, इससे भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का और ओवरव्यू देख लो, जो मैं तुम्हें बताया हूँ वो रिपीट हो जाएगा। और इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस से कौन सा आउटपुट डिवाइस, इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। तो चलो देख लो। कंप्यूटर के दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम है दोस्तों आप ये मत समझो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आप लोगों को ये समझो मैं बोल रहा हूँ, आपको याद करिए। कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं इम्पोर्टेंट। एक कंप्यूटर के पार्ट को कहते हैं हार्डवेयर, एक कंप्यूटर के पार्ट को कहते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पार्ट वो होता है जिसे तुम देख सकते हो, जिसको तुम देखने को तो दोस्तों सॉफ्टवेयर को देख नहीं पाओगे, लेकिन प्रोग्राम होने के बाद रिजल्ट देख सकते हो। लेकिन हार्डवेयर को तुम देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। लेकिन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंटरनल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसे न तुम देख सकते हो और न ही तुम पकड़ के महसूस कर सकते हो, न टच कर सकते हो। वो केवल प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं, जो प्रोग्राम करवाता है हमारा क्या कंप्यूटर यूज होता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? जैसे इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई। इनपुट डिवाइस के और आउटपुट डिवाइस के बीच में क्या होता है दोस्तों? प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। मान लो इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, फिर तुम्हारा आउटपुट हो गया। इस आउटपुट को कहीं स्टोर भी तो करोगे, जैसे जहाँ स्टोर करोगे, जैसे CD में करोगे, DVD में पहले करते थे, मैग्नेटिक टेप में पहले करते थे, फ्लॉपी मेमोरी में करते थे। ये सब स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों अगर अच्छे से तुम पढ़ोगे, विश्वास मानो, दोबारा तुम्हें पढ़ने के मौका नहीं दोस्तों, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनपुट डिवाइस में क्या होता है दोस्तों? कीबोर्ड। क्या है दोस्तों? ये कीबोर्ड है तुम्हारा इनपुट डिवाइस। माउस है तुम्हारा इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या होता है दोस्तों? ये भी इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर क्या होता है? जैसे तुम अपना कॉपी ले जाते हो, तुम क्या कराने, स्कैन करवाने, तो तुम्हारे पेज को क्या करता है? इस फोटोकॉपी वाली मशीन पर रखता है और यहाँ कंप्यूटर रहता है। इस कंप्यूटर में क्या करता है? इस ये प्रिंटर इस समय जो आते हैं, स्कैनर और प्रिंटर दोनों काम करते हैं। यहाँ पर पेज तुम्हारा रखता है तो कंप्यूटर क्या करता है? स्कैन करके अपने अंदर ले लेता है। यानी स्कैनर भी क्या कर रहा है? एक प्रकार से अपने अंदर कंप्यूटर लेने का काम ही तो कर रहा है। तो इसलिए स्कैनर भी कंप्यूटर को डेटा को दे ही रहा है, इसलिए स्कैनर भी तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? स्कैनर
इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर है और ये तुम्हारा स्कैनर है या प्रिंटर है, और यहाँ पर जो कॉपी लगाते हैं उसको स्कैन करके हमें कंप्यूटर अपने अंदर ले लेता है, यानी इनपुट इन करने का काम करता है। तो स्कैनर भी तुम्हारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, यानी लाइट पेन का जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, लाइट के पेन का, वो भी क्या है? तुम्हारा स्कैनर, माफ़ करना, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी क्या है दोस्तों? तुम्हारा इनपुट डिवाइस है। टच पैड, जो केवल टच पैड होते हैं, जैसे तुम लैपटॉप में देखो, लैपटॉप में ये जो पैड दिखता है थोड़ा छोटा सा, वो टच पैड होता है, वो भी इनपुट डिवाइस ही है। टच स्क्रीन अलग चीज़ हो गया दोस्तों। टच स्क्रीन क्या है तुम बताओ? टच स्क्रीन क्या है? इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है, इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस दोनों डिवाइस हैं। मॉडेम क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। क्यों? क्योंकि टच स्क्रीन में तुम डेटा को देखते भी हो और टच करके डेटा को इन भी करते हो, ठीक है, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है टच स्क्रीन। देखो यहाँ पर क्या कर दिया है, केवल टच स्क्रीन दिखा दिया है दोस्तों। टच स्क्रीन जो होता है इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है ना, यानी इनपुट का भी काम करेगा और इनपुट आउटपुट दोनों में होना चाहिए दोस्तों ये, ठीक है। चलिए आप कमेंट में भेजिएगा कि ये कौन सा डिवाइस है। माइक्रोफोन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा, ये भी इनपुट डिवाइस है। जॉय स्टिक, ये एग्जाम में देखने को मिलता है। जॉय स्टिक जो हम दोस्तों गेम में यूज करते हैं एक स्टिक का, ये भी इनपुट डिवाइस है। OCR मतलब होता है दोस्तों ऑप्टिकल करेक्टर, आर से रीडर भी पढ़ो, या रिकॉग्नाइज करना भी एक प्रकार से रीडिंग, कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है, यानी एक प्रकार से रीडिंग करने का ही काम करता है। रीडर भी कह सकते हो, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन ही होता है, ठीक है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। VCR बार कोड रिकॉग्नाइजेशन बोलो या बार कोड रीडर बोलो। OMR क्या होता है दोस्तों? तो जो तुम कॉपी में यूज कर रहे हो वो क्या है? एक प्रकार के OMR ही है। ये भी एक प्रकार के क्या होता है? मैग्नेटिक उसमें यूज होता है, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन या रीडर भी कह सकते हो। MIRC नहीं होता है दोस्तों, MICR होता है, MICR होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक इंक, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये क्या है दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, इसे ये सब हटाओ। ये है तुम्हारा स्टाइलस क्या होता है दोस्तों? मोबाइल फ़ोन में पहले दोस्तों स्टिक एक आता था, मोबाइल के किनारे में लगा रहता था। वो स्टाइलस भी एक प्रकार से क्या है? तुम्हारा इनपुट डिवाइस ही है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो आउटपुट डिवाइस में क्या होता है दोस्तों? स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, वीडियो हो गया। वीडियो क्या होता है दोस्तों? तो जो मॉनिटर होता है वो वीडियो ही होता है, यानी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। याद करो, ये सब फुल फॉर्म में आता है तुम्हारा, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो को कहते हैं। अब आगे क्या? प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। एक होता है प्लॉटर, ये भी क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस ही है। प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या आ जाता है दोस्तों? प्रोसेसर आ गया, रैम आ गया, रोम आ गया, SMPS आ गया, मदरबोर्ड आ गया। मदरबोर्ड क्या है दोस्तों? तो ये सब प्रोसेसिंग यूनिट है। अगर कोई कहता है कि माइंड ऑफ कंप्यूटर कौन है? माइंड ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का माइंड कौन है दोस्तों? कंप्यूटर का माइंड क्या है? CPU है। कंप्यूटर का माइंड क्या है? CPU है। और कभी कभी कहता है हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का हृदय कौन है? तो मदरबोर्ड है। कौन है? मदरबोर्ड है। तो ये सारी चीज़। और स्टोरेज डिवाइस, यानी अलग से जो हम स्टोर करने के लिए डिवाइस लगाते हैं, मैग्नेटिक टेप। अब तुम कहोगे मैग्नेटिक टेप क्या है? पहले ज़माने में तुम देखते थे कैसेट आया करता था, ऐसे कैसेट आया करता था, इसमें एक टैप लगा रहता था, ऐसे टैप घुमा रहता था, वही मैग्नेटिक टेप है। पहले उसका यूज़ किया जाता था स्टोरेज डिवाइस के रूप में। मैग्नेटिक डिस्क हो गया। मैग्नेटिक डिस्क मतलब दोस्तों पहले डिस्क ऐसे देखते होगे, वो डिस्क का उपयोग भी होता था। ऑप्टिकल डिस्क हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, ये सारी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोस्तों, अब सॉफ्टवेयर तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार है दोस्तों। एक प्रकार में तुम्हारा क्या है? एक तुम्हारा सॉफ्टवेयर हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक तुम्हारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहली बात, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते क्या है? तो कोई भी प्रोग्राम जो कराते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने का काम जो एग्जीक्यूट कराता है, जिसके माध्यम से होता है, माध्यम तो तुम्हारा हार्डवेयर हो गया, लेकिन जो करवाता है वो तुम्हारा क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया, कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, सॉफ्टवेयर करता है। तो वो सॉफ्टवेयर तुम्हारा 3 प्रकार का हो गया, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब तुम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से देखो, किसी गेम का तुम प्रयोग करते हो, किसी व्हाट्सएप का यूज करते हो, फेसबुक एप्लीकेशन का यूज करते हो ना अलग से? हाँ, करते हो कि नहीं बोलो? जैसे योनो SBI तुम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, अलग से जो ऐप तुम डाउनलोड करते हो, वो ऐप वैसे ही कंप्यूटर में जो डाउनलोड होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यानी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए उसका हम यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर किसी पर्पज़ के लिए, पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन के लिए उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ही बने रहते हैं। जैसे गेम हुआ, जिस गेम के लिए बना रहेगा वही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि सभी में वो सॉफ्टवेयर काम करेगा ना।
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के इंटरनल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में सहायता प्रदान करते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये पर्सनली किसी एक एप्लीकेशन के लिए नहीं ये होते हैं, बल्कि हर एक एप्लीकेशन को रनवे करवाने के लिए जिनका यूज होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से उसे हम जानते हैं। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है दोस्तों? ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है दोस्तों? बोलो जल्दी। ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ओएस हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है दोस्तों? अभी मैंने बताया जो क्या करेगा, हमारे कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए वो उसको क्या करेगा? रनवे करवाएगा, ऑपरेट करवाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों एक सिंगल यूजर हो सकता है, मल्टीपल यूजर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सिंगल यूजर भी हो सकता है और मल्टीपल यूजर भी हो सकता है। सिंगल यूजर का मतलब होता है दोस्तों एक यूजर इसको क्या करेगा, एक समय में एक ही बार जो है एक व्यक्ति जो है उसको क्या करेगा, यूजर उसको रन करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। इसकी उदाहरण दोस्तों आ जाता है सिंगल यूजर में क्या क्या आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे डॉस हो गया, MS DOS हो गया दोस्तों, विंडोज़ XP हो गया, 7, 8, 9 ये सब, 8.1, 10 ये सब क्या होता है? सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सर्वर क्या होता है दोस्तों? सर्विस प्रदान सर्वर्स क्या होते हैं? तो जैसे देखो ये बढ़िया से नहीं दिख रहा है, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सब क्या होता है? मल्टी यूजर होते हैं, यानी एक समय में मल्टीपल यूजर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज़ सर्वर हो गया, 2000, 2023, 2005, 2012 ये सब क्या है दोस्तों? तुम्हारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कुल मिलाकर थोड़ी बहुत समझ में आ गया कि तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे तुम्हारा टेक्स्ट हुआ, टेक्स्ट यानी टेक्स्ट जो तुम यूज़ करते हो, ग्राफिक्स हो गया, मल्टीमीडिया जो तुम यूज़ करते हो गाने सुनने के लिए, बजाने के लिए, देखने के लिए, लैंग्वेज हो गया, कोई अकाउंटिंग का काम हो गया जो अकाउंटिंग के पर्पज़ से ही ये प्रयोग होगा। लैंग्वेज यानी इसमें केवल तुम प्रोग्रामिंग ही लैंग्वेज का ही कर सकते हो। मल्टीमीडिया इसमें गाना सुनने का ही काम कर सकते हो। ग्राफिक्स यानी इसमें तुम अलग अलग प्रकार से एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के एक एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, इसलिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? तो इन सारी एप्लीकेशनों को क्या करता है? ऑपरेट करता है, या और भी सारे प्रोग्राम को क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है, यानी काम कराता है उन लोगों को। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से तो कुछ मेन चीज़ से तुम्हें जानने को मिली। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आएंगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ मैंने जो बताया वो सारा इसका फुल फॉर्म यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है कि इसका क्या तुम्हारा होगा। वो सारी फंक्शन मैंने एक एक लाइन में तुम्हें लिख दिया है। जैसे OMR का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? OMR का फुल फॉर्म तो मैंने देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या था दोस्तों? ऑप्टिकल मार्क रीडर। थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं दोस्तों क्योंकि वाइट ही है। तो ये हुआ तुम्हारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये तुम एग्जाम देने जाते हो वहाँ पे तो उसी का। टच स्क्रीन देखो, टच स्क्रीन इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन डिवाइडेड, इट्स प्रेस्ड ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर टू अलाउ डायरेक्ट सिलेक्शन और एक्टिवेशन द कंप्यूटर। हमें देखो टच स्क्रीन मैंने तुम्हें बता दी, जो मोबाइल का टच स्क्रीन होता है ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी सब जो होगा लाइट पेन वगैरह क्या होता है ये सारा चीज़ मैंने बताया, इसको एक बार आप देख लेना। लेकिन इनके फुल फॉर्म जरूर याद करना दोस्तों एक बार कि BCR का क्या होता है, ये भी इनपुट डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बार कोड रीडर। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है दोस्तों? तो कोई भी स्कैनर देखते हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे तुम देखोगे अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो तो कहते हो कि भैया इसको सॉफ्टवेयर मैंने मेरे मोबाइल में डाल दो इस कॉपी को, तो वो स्कैनर को डालता है। स्कैनर क्या करता है? स्कैन करता है। तो जिसके माध्यम से स्कैन करता है उसी को कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वही करता है OCR। तो दोस्तों जो फोटो कराने स्कैन कराने जाते हो वो OCR के माध्यम से ही करता है वो चीज़। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक, M से मैग्नेटिक, I से इंक और C से करेक्टर और R से तुम्हारा होता है रिकॉग्निशन। क्या होता है? रिकॉग्निशन। और दोस्तों कहीं रिकॉग्निशन की जगह रीडर भी अगर लिख दे तो तुम ये मत समझना कि गलत है, उससे भी वह माना हुआ है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मेमोरी है। और इस यूनिट से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन तो देखने के लिए ज़रूर मिल जाते हैं, इसलिए आप इस सेशन को बढ़िया से देखिए दोस्तों। मेमोरी यूनिट को देखिए, आपके हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेमोरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक मोटा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लें दोस्तों। ध्यान समझो, कंप्यूटर में एक प्रकार से दोस्तों डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई जगह होनी चाहिए जो डेटा को क्या करे, कंप्यूटर में स्टोर करे। और जो डेटा को स्टोर करने का काम करती है उसी को हम क्या कहते हैं? मेमोरी। मेमोरी क्या है? एक प्रकार के
डेटा को स्टोर करने का एक स्थान है, एक प्लेस है जो हमारे CPU में होती है, और अलग से भी हम लगाते हैं। तो CPU में जो अंदर होती है उसको इंटरनल मेमोरी करते हैं, और जो हम अलग से लगाते हैं उसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। ये आवश्यक है कि नहीं दोस्तों? आवश्यक है। जैसे मान लो आपको यदि खाना बनाना हो तो खाना बनाने के लिए चावल का स्टोरेज होता है, आटा का स्टोरेज होता है, फिर तुम कढ़ाई लेते हो, इसको स्टोव में जलाते हो, फिर यहाँ से इस स्टोरेज से ही तुम, जैसे चावल बनाना हो तो ये कंप्यूटर है मान लो, तो स्टोरेज से ही इस कंप्यूटर जो है चावल लेगा, कहीं स्टोर होगा, वहाँ से पानी लेगा, पानी लेकर उसको क्या करेगा, बनाएगा, बना के रिजल्ट के रूप में तुम्हें भात जिसको कहते हैं वो दे देगा। तो कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होगा तभी तो ये क्या करेगा। मान लो कि इसके पास फंक्शन करने के लिए सारा चीज़ है लेकिन डेटा ही नहीं है, तो डेटा करने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर होगा। उस स्टोर को ऐसे ही तुम्हारे कंप्यूटर में मेमोरी नाम से जानते हैं। और एक चीज़, तुम्हारा पूरा कंप्यूटर 1 या 0 को समझता है। मैंने तुम्हें बताया ऑन 1 का मतलब ऑन स्टेट हुआ, यानी किसी वायर में लाइट जा रही है। ओ का मतलब 0 का मतलब दोस्तों ऑफ स्टेट हुआ, यानी उसमें लाइट नहीं जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हारे इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं हम लोग क्या, 1 और 0 को बीट कहते हैं। याद रखो दोस्तों, अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, इनको क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। तो मान लो कि अगर 1 बिट का कंप्यूटर होगा, 1 बिट का कंप्यूटर होगा, तो कंप्यूटर कई बिट के होते हैं दोस्तों? मान लो कि अगर 1 बिट का कंप्यूटर होगा, इसका मतलब क्या हुआ? कोई 2 बिट का कंप्यूटर है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई 3 बिट का कंप्यूटर है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई 4 बिट का कंप्यूटर है, इसका मतलब क्या हुआ? तो 1 बिट का कंप्यूटर हुआ, 1 बिट का कंप्यूटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक समय में 1 बिट को ही जानेगा, या तो 0 को जानेगा या तो 1 को जानेगा। 2 बिट का कंप्यूटर का मतलब ये हुआ तो वो एक समय में 2 बिट को जान सकता है। 2 बिट यानी या तो 0 0 एक बार में भेज दो, या तो तुम 0 1 को एक बार में भेज दो, या तो 1 0 को तुम भेज दो, या तो 1 1 को भेज दो। यानी कुल मिला के 2 वायर होगा, एक में दोनों वायर में ऑफ स्टेट यानी ऑफ कर दो। और 0 1 का मतलब क्या दोस्तों, एक बार ऑफ एक बार ऑन, यानी एक वायर ऑफ होगा, एक वायर ऑन होगा। तो 2 बिट के कंप्यूटर एक समय में 2 बिट को ले सकते हैं, 2 बिट का काम करते हैं। 3 बिट के कंप्यूटर एक समय में 3 बिट को ले सकते हैं। देखो 0 0 0, फिर 0 0 0 1 ले सकता है, या 0 0 1 0 ले सकता है, या 0 1 1 ले सकता है, या 1 0 0 ले सकता है, या 1 0 1 ले सकता है, या 1 1 0 ले सकता है, या तुम्हारा 1 1 1 ले सकता है। ये एक समय में, ये क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार के मान लो 3 ठे वायर हैं। 3 बिट का मतलब क्या है, 3 ठे मान लो वायर हैं। तो 0 0 0 का मतलब ये भी वायर ऑफ रहे, ये भी वायर ऑफ रहे, ये भी वायर ऑफ रहे हैं। 0 0 1 का मतलब इस वायर को ऑफ कर दो, इस वायर को ऑफ कर दो, इसको ऑन कर दो। ठीक है, 0 0 1 का मतलब हुआ। 0 1 0 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको मान लो तुम 0 0 का मतलब इसको ऑफ कर दो, 1 का मतलब इसे ऑन कर दो, और ये भी 0 का मतलब इसे ऑफ कर दो। ये कम्बिनेशन जो होगा वो 0 1 0 को रिप्रेजेंट करेगा। और 0 1 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 0 यानी इसको ऑफ कर दो, इसको ऑन कर दो, इसको ऑन कर दो, यानी 0 1, यानी इस प्रकार के कम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हो ना, एक समय में इतना बिट इसमें जो है काम रहेगा। तो 3 बिट के देखो, 1 बिट के माफ करना, 1 बिट का जो कंप्यूटर होगा वो कितने कम्बिनेशन मैक्सिमम समझ पाएगा, या तो 0 जा पाएगा या तो 1 जा पाएगा। 2 ही बिट होता है, या तो 0 जा पाएगा एक बार में, या तो 1 एक ही बिट जाएगा। यानी कुल मैक्सिमम कम्बिनेशन कितने बनेंगे दोस्तों, 2 बनेंगे। कितने बनेंगे दोस्तों, 2 बनेंगे। अगर 2 बिट का कंप्यूटर है, प्रोसेसर यूनिट है उसका, तो कितने कम्बिनेशन बन रहे हैं दोस्तों, 1 कम्बिनेशन, 2 कम्बिनेशन, 3 कम्बिनेशन, 4 कम्बिनेशन बन रहे हैं। यानी वो कुल 4 कम्बिनेशन, 4 चीज़ को वो जान सकता है। 3 बिट का कंप्यूटर है या उसका प्रोसेसर है, तो वो कितने कम्बिनेशन को जान सकता है दोस्तों, 1 कम्बिनेशन, 2 कम्बिनेशन, 3 कम्बिनेशन, 4 कम्बिनेशन, 5 6 7 कुल 8 कम्बिनेशन को जान सकता है। ध्यान से देखो, अगर 4 बिट का अगर वही होगा, 4 बिट का होगा, तो 4 बिट का कुल कितना जान सकता है दोस्तों, तुम अगर कम्बिनेशन बनाओगे तो कुल 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। अब प्रश्न आता है कि ये एक फार्मूला को फॉलो कर रहा है। देखो 1 बिट का था, 1 बिट था तो कितना कम्बिनेशन बन गया, 2 कम्बिनेशन बन गया। यानी हो ना हो 2 का पावर, तुम जितना बिट है उतना तुम पावर के रूप में कर दो, यानी 2 का पावर n कम्बिनेशन टोटल बनता है। और कंप्यूटर कितने बिट का है, ये नंबर ऑफ बिट होता है। n क्या होता है दोस्तों, n क्या है, नंबर ऑफ बिट है। क्या है दोस्तों, n क्या है, नंबर ऑफ बिट है। यानी कंप्यूटर एक समय में कितना बिट को ले सकता है या कितना बिट काम करता है। ठीक है, तो देखो तुम्हें हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और हकीकत ज्ञान भी दे रहे हैं। 1 बिट का था तो 2 का पावर 1 कर दोगे तो क्या आएगा, 2 1 2, यानी 2 संभव कम्बिनेशन बनेंगे। अब देखो यहाँ पर 4 कैसे आया होगा, देखो 2 बिट यानी 2 के पावर क्या रखोगे, 2 बिट है, n का मान 2 है तो 2 रखोगे, यानी 2 दूना का क्या आ गया, 4 आ गया, सही है। अब देखो 3 बिट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2 के पावर 3, जितना बिट होगा उसे 2 के पावर कर दो, गुणा करो, 2 दूनी का 4 दूना 8, हाँ 8 होगा।
अब हम ये कहें कि अगर 4 बिट का है तो कुल कितने कम्बिनेशन बनेंगे, तो 2 के पावर 4 कर दो और पहाड़ा पढ़ो, 2 का 4 बार 2 दूना का 4 दूना 8 दूना 16 आ गया तुम्हारा 16। ऐसे तुम्हें बोलते हैं कि अगर 5 बिट का कंप्यूटर है तो एक समय में वो 5 बिट का काम करेगा, ठीक है ना दोस्तों। और 5 बिट मतलब क्या, 0 और 1, ठीक है। 5 बिट कितने कम्बिनेशन बनेंगे, तो 2 के पावर 5 कर दो और आएगा तुम्हारा 32। उसे 6 बिट का होगा तो 2 के पावर क्या होगा, 6 होगा और तुम्हारा क्या आएगा 32 दूना का 64, 6 बिट के कंप्यूटर। 7 बिट के अगर कंप्यूटर होगा, इसका मतलब कम्बिनेशन कुल कितने बनेंगे, 2 के पावर 7 यानी कितने बनेंगे 128। कितने बनेंगे 128। दोस्तों तुम्हारे कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं, तो जनरली तुम्हारे कीबोर्ड में तुम्हारे 105 से 106 के या 105 से 108 के बीच में होते हैं। जनरली 105 से 108 कंप्यूटर में की होते हैं, कीबोर्ड में की होता है। तो सभी की को अलग अलग प्रेस करोगे तो कुल कितने वायर होते हैं। अब देखो कितने बिट का होगा ये कीबोर्ड, देखो ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, मान लो कीबोर्ड है 108 की का और ये हमारा सीपीयू से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा होता है तार, इसमें वायर लगे होते हैं। कुल कितने वायर लगे होंगे, तो दोस्तों कितने वायर लगे होंगे, तो ये बताओ कि कितने कीबोर्ड में की होते हैं, तो 105 होते हैं। लगभग 105 अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें बनाना है। अगर 1 बिट का लेंगे तो केवल 2 कॉम्बिनेशन बन पाएगा, 2 बिट का लेंगे तो केवल 4 कॉम्बिनेशन बन पाएगा। हमें 105 लगभग ले जाना है। 3 बिट का ले जाएंगे तो तुम्हारा 8 कॉम्बिनेशन बन पाएगा और सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा। 108 की 105 की का अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि किसी का भी कॉम्बिनेशन मैच कर जाएगा तो वो अक्षर वो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। सबका अलग अलग होना चाहिए तभी तो समझेगा दोस्तों। तो इसके 4 बिट का अगर होगा तो 16 कॉम्बिनेशन यानी 16 अक्षर को ही समझ पाएगा। 5 बिट का होगा तो कुल 32 अक्षर को ही कीबोर्ड के अक्षर को ही समझ पाएगा। अगर 6 बिट का होगा तो टोटल 64 को ही समझ पाएगा। लेकिन हमारा होता है 105 यानी 6 बिट का नहीं, कम से कम कितना बिट का होना चाहिए, 7 बिट का, क्योंकि 7 बिट का होगा तो कम से कम 128 थे की को समझ लेगा। लेकिन होता है 105 है, तो तुम 6 बिट का तो नहीं होगा क्योंकि 64 अक्षर को ही केवल वो कॉम्बिनेशन कर पाएंगे हम लोग, डिकोड कर पाएंगे, कोड कर पाएंगे। तो मिनिमम कितना कम से कम बिट होना चाहिए, 7 बिट का होना चाहिए। कितना, 7 बिट का। तो इसीलिए तुम पढ़े होगे जो आस्की कोड होता है, जो तुम आगे भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा, जो आस्की कोड होता है वो कितने बिट का होता है, 7 बिट का होता है। क्यों, क्योंकि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है दोस्तों, जो 7 बिट का होता है। क्यों होता है उसका रीज़न तुमने हकीकत ज्ञान यहाँ पर मैंने तुम्हें बता दिया क्यों 7 बिट का होता है। क्योंकि कीबोर्ड में तुम्हारा क्या होते हैं, लगभग 105 की होते हैं और सबको डिकोड किया जाता है 0 और 1 से। कितना, 0 और 1 से है। तो कुल मैक्सिमम कितनी बिट का होना चाहिए ताकि हमारा 105 कवर हो जाए। तो कम से कम तुमने देखा 7 बिट का वायर। 7 बिट का मतलब क्या, 7 थे वायर। मान लो कि 1 के लिए हमने कोडिंग कर दिया, 7 बिट का है तो 0000001 सबके लिए कोडिंग कर दिया। 0000000 का मतलब क्या हुआ, सबको आप रखो, एक को ऑन कर दो। इसी तरीक़ा से हमारे सभी अक्षर के क्या होंगे, कॉम्बिनेशन बने होंगे। चलो दोस्तों, ये तुम्हें मोटा मोटी मैंने समझा दिया ताकि तुम अंदर कंप्यूटर के चीज़ को भी जानो, हकीकत ज्ञान जानो। ठीक है दोस्तों, रटा रटाया मत जाओ, हकीकत ज्ञान जानो। चलो देखते हैं। तो दोस्तों हम आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें ये देखिए, ये एक छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है। कंप्यूटर की मेमोरी को मैं समझाने जा रहा हूँ। ये जो पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट को, किसी एक पार्ट को उठा लिए, इस पार्ट को हम कहते हैं क्या, रजिस्टर। डेटा स्टोर करने के लिए दोस्तों कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता है, मेमोरी का। तो मेमोरी का मतलब क्या है दोस्तों, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो अब देखो, जैसे सबसे छोटा जो मेमोरी होता है वो रजिस्टर होता है। जैसे एक बिट को स्टोर करता है, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, रजिस्टर। ये क्या है, रजिस्टर। मेमोरी का सबसे छोटा अगर कोई यूनिट है तो वो क्या है दोस्तों, रजिस्टर है। क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर क्या कहता है, अगर तुम्हारे एग्जाम में आएगा, रजिस्टर क्या करता है, तुम बताओगे कि रजिस्टर 1 बिट स्टोर करता है। रजिस्टर क्या करता है, 1 बिट स्टोर करता है। अभी मैंने बताया बीट का मतलब क्या है दोस्तों, या तो 0 या तो 1। कंप्यूटर या तो 0 या 1 किसी एक को क्या करता है, किसी एक को नहीं, 0 और 1 को जानता है। और किसी एक बिट को स्टोर करने के लिए एक रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी रजिस्टर क्या होता है, एक बिट को स्टोर करता है। या तो 0 को स्टोर करेगा या तो कोई दूसरा रजिस्टर 1 को स्टोर करेगा। किसी एक को ही रजिस्टर क्या करता है, एक बिट को स्टोर करता है, यानी या तो 0 को या तो 1 को। तो जैसे मैंने एक मेमोरी का मान लो अपने से निर्माण कर रहा हूँ, वो मेमोरी कितने बिट की है, ये मेमोरी कितने बिट की है, तो एक समय में कितने डेटा को स्टोर कर सकती है, उसको बताते हैं कि मेमोरी उतने बिट की है। जैसे ये एक मेमोरी है, इस मेमोरी कितने बिट की है, काउंट करो, 1 बिट इसमें आ जाएगा, दूसरा बिट, तीसरा बिट, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। एक समय में 8 बिट ये स्टोर कर सकता है। और ये क्या है, ये एक रजिस्टर है। तो कुल कितना रजिस्टर है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 रजिस्टर है।
रजिस्टर है 8। तो इस रजिस्टर का नाम मान लो हम R0 दे दिए, इस रजिस्टर का नाम R1 रख दिए, इस रजिस्टर का नाम R2 रख दिए, इस रजिस्टर का नाम R3 रख दिए, इसका R4 रख दिए, इसका R5 रख दिए, इसका R6 रख दिए, इसका R7 रख दिए। इस प्रकार से कितने रजिस्टर मिलकर एक मेमोरी बना? 8 रजिस्टर मिलकर एक मेमोरी बना। इस 8 रजिस्टर कितने बिट के हैं? माफ़ करना, 8 रजिस्टर जो है मैंने हर रजिस्टर 1 बिट का होता है, तो इसमें 1 बिट स्टोर हो सकता है, यानी 0 या 1। तो मान लो इसमें हमने 0 जो है स्टोर करा दिया, क्या कर दिया? 0 स्टोर करा दिया, ठीक है दोस्तों। और इसमें 1 स्टोर करा दिया, इसमें भी 1 कर दिया, इसमें मान लो 0 कर दिया, इसमें भी 0 कर दिया, इसमें 1 रखा, इसमें 0 रखा, इसमें 0 रखा। इसका मतलब क्या? ये स्टोर करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ पर अगर किसी वायर से ये कनेक्टेड हो, किसी वायर से ये सब कनेक्टेड हो, ठीक है ना, किसी वायर से ये क्या हो? कनेक्टेड हो, किसी न किसी वायर से। तो इस वायर को हम क्या कर देंगे? ऑफ कंडीशन में रख देंगे, इसको ऑन कंडीशन में रख देंगे, इसको भी ऑन कंडीशन में रख देंगे, इसको 0 की जगह मतलब ऑफ कर देंगे। जहाँ भी 0 दिखे उसे ऑफ कंडीशन में रख दो, इसको ऑन कंडीशन में रख दो, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ। तो इस प्रकार से वायर में अगर इस तरीक़ा से तुम करोगे तो ये रिप्रेजेंट करने लगेगा। कुल मिला के ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। यानी ये क्या है? एक मेमोरी है। वो कितने बिट की मेमोरी है दोस्तों? ये 8 बिट की मेमोरी है, 8 बिट की मेमोरी है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 8 बिट की। 8 बिट की मतलब 8 बिट के डेटा को ये स्टोर कर सकती है। और कैसे कर सकती है तो ये मैंने आपको बता दिया। तो मेमोरी किस वाला का नाम है? तो बात समझ में आ गया मेमोरी किस वाला का नाम है दोस्तों? हाँ, तो अब यही मेमोरी क्या है? ये 80 बिट की होगी? नहीं दोस्तों, जैसी मेमोरी होगी वैसा उसका क्या नाम है? उसकी कैपेसिटी होगी। लेकिन एक बात समझ में आ गया कि ये मेमोरी 8 बिट का कितने रजिस्टर से मिलकर बनी है? तो काउंट करो, 8 बिट की मेमोरी 8 रजिस्टर से मिलकर बनी होगी, क्योंकि एक रजिस्टर 1 बिट को स्टोर कर सकता है। रजिस्टर क्या है? मेमोरी को स्टोर करने का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ बात समझिए, और समझना ये है कि ये तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 4 बिट, ये यहाँ इस क्षेत्र को एक निबल माना जाता है। क्या माना जाता है? एक निबल। यानी 4 बिट में तुम्हारा एक निबल होता है। एक निबल ये हो गया और एक निबल ये हो गया। कुल कितने? एक निबल ये हो गए दोस्तों, एक निबल ये हो गया। यानी क्यों? क्योंकि कुल 8 बिट है। 8 बिट में जो 4 रजिस्टर है, जो चारों रजिस्टर है, इन चारों रजिस्टर को एक निबल के नाम से जाना जाता है। एक निबल के, यानी एक निबल में कितना बिट होता है? अगर आपके एग्जाम में आ जाए निबल किसकी यूनिट है, तो किसकी यूनिट है? मेमोरी की यूनिट है। तो एक निबल में कितना बिट मैंने अभी दिखाया आपको? 4 बिट दिखाया। कितना बिट? 4 बिट। बिट बोले तो 0 या 1। और एक चीज़ क्या, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितने बिट का? 8 बिट का है। तो इस टोटल को हम 8 बिट को हम एक बाइट के नाम से जानते हैं। एक बिट को किसके नाम से जानते हैं? एक बाइट के नाम से। यानी टोटल ये 8 बिट किसके नाम से जानी जाएगी? बाइट के नाम से, BYT। तो क्या प्रश्न तुम्हारा बनेगा कि एक बाइट में कितना बिट होता है दोस्तों? 8 बिट होते हैं। यानी टोटल 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं, और 4 बिट मिलकर एक निबल का निर्माण करते हैं। तो ये टोटल एक बाइट है। क्या है? एक बाइट। एक बाइट में कितनी बिट हो गई दोस्तों? 8 बिट हो गई। और कितनी निबल हो गए दोस्तों? एक निबल ये और एक निबल ये, 2 निबल। यानी एक बाइट में 2 निबल हो गए। कितने निबल? 2 निबल। क्यों? क्योंकि 4 बिट में एक निबल और एक बाइट में तो क्योंकि 8 बिट होता है, तो 8 बिट में 2 ग्रुप बन जाएगा 4-4 बिट का। कितने ग्रुप बन जाएगा 4-4 बिट का? 2 ग्रुप बन जाएगा, 2 ग्रुप बन जाएगा। ये 4 बिट ही निबल कहलाएगा। यानी ये भी निबल हुआ, ये भी निबल हो गया। तो कितने निबल हो गया? 2 निबल हो गए। तो ये आपके एग्जाम से क्वेश्चन बन सकता है। एक बाइट में कितना निबल होता है? 2 निबल होता है। या एक बाइट में कितना बिट होता है? तो 8 बिट होता है। या एक निबल में कितना बिट होता है? तो 4 बिट होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, और कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम अभी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं दोस्तों। अब मेमोरी की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मेमोरी कुल कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो ऐसे देखा जाए तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है मुख्यतः। एक प्राइमरी मेमोरी, याद करो, एक प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। आइए इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, यानी सहायक मेमोरी होती है। यानी जब ज़रूरत होती है तब हम इसका जो है अलग से लगाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है कि कंप्यूटर में इनबिल्ट भी हो सकती है, और वो कंप्यूटर क्या होता है, प्रोसेसिंग में इनका यूज़ करता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? तो हम स्टोरेज के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसको कभी कभी स्टोरेज मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब समझने वाली बात देखो, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या कौन कौन सी मेमोरी आती है? तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दोस्तों आता है, पहला देखो समझने की कोशिश करो, क्लासिफिकेशन में सिखा रहा हूँ।
प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो प्राइमरी मेमोरी में आता है दोस्तों सबसे पहले कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैशे मेमोरी, ठीक है। और फिर क्या कौन आता है? मेन मेमोरी। कौन आते हैं? मेन मेमोरी। एक कैशे मेमोरी ये क्या होता है दोस्तों? तो ये प्रकार के सीपीयू का क्या होता है? रजिस्टर होता है। अब जानते हो कि सारे मेमोरी रजिस्टर से मिलकर बने होते हैं। तो कैशे मेमोरी छोटी मेमोरी होती है, यानी कम स्टोरेज की होती है, लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। क्या है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी। भाई रजिस्टर से मिलकर बना होता है, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे जल्दी एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी ये कहलाती है, सबसे स्पीड वाली मतलब मेमोरी ये होती है कैशे मेमोरी, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग में यूज होती है कंप्यूटर में। और एक बात क्या बताया दोस्तों, आगे आपके मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यानी कंप्यूटर की ये भी क्या है? मुख्य मेमोरी है ये है। ये मेमोरी कौन कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है दोस्तों? एक होती है रैम। कौन होती है? एक होती है रैम जो मैंने यहाँ लिखा है, और दूसरी होती है रोम जो मैंने यहाँ लिखा है। ये रोम है, ठीक है ना दोस्तों। रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम को एक तरीक़ा से रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है, याद रखना। रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है, यानी इससे डेटा कंप्यूटर रीड भी कर सकता है, उस पर राइट भी कर सकता है। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट मैं तुमको बताता हूँ। ये है कंप्यूटर। ये क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर में जानते हो सीपीयू मेन है। इस सीपीयू में ही मेमोरी है। मान लो अलग से एक मेमोरी यूनिट दिखा दी, ठीक है ना दोस्तों। ये मान लो ये मेमोरी यूनिट है। ये क्या है? मेमोरी यूनिट है। और ये क्या है दोस्तों? मान लो सीपीयू है। सीपीयू में ही मेमोरी होता है, लेकिन अलग इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम समझ पाओ। तो ठीक है दोस्तों, ये सीपीयू हो गई, ये मेमोरी हो गई। दोस्तों ये मैं समझाना चाहता हूँ कि रीड का मतलब क्या होता है और राइट का मतलब क्या होता है। आपके भाषा में रीड का मतलब जो होता है वो कंप्यूटर कुछ अलग इसलिए में होता है। देखो रीड का मतलब होता है ये एक मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी में सारा ये मेमोरी है। मेमोरी में क्या होता है दोस्तों? डेटा होता है। मान लो ये मेमोरी है। देखो मेमोरी मैंने देखो अच्छे से नहीं बनाया, एक बार बना देता। तो मेमोरी है, तो इस मेमोरी में दोस्तों ये एक मान लो कि ये 1 2 3 रजिस्टर से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक मेमोरी है, ठीक है ना। ये पूरा मेमोरी है। तो एक अलग मेमोरी ये तुम्हारा हो गया M0। ये इसमें कई पार्ट है। ये दूसरा मेमोरी हो गया, मान लो M1। ये क्या मेमोरी है? इसमें डेटा स्टोर है 1 2 0 1 के रूप में, ठीक है ना। ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, ठीक है मेमोरी। तो अगर सीपीयू क्या करता है? प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है। सीपीयू क्या होता है? प्रोग्रामिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है प्रोग्राम का। तो रीड का मतलब होता है कि जब सीपीयू किसी काम के लिए डेटा को मेमोरी से अपने अंदर लेता है तो उसको रीड कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड करते हैं। बात समझ में आई? जब सीपीयू प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए मेमोरी से यदि डेटा को लेता है तो उसको रीड कहा जाता है। क्या कहलाता है? कि ये रीडिंग कर रहा है, रीड कर रहा है। लेकिन वही उल्टा प्रोसेसिंग करने के बाद ये क्या करेगा? प्रोसेसिंग करने के बाद डेटा को क्या करेगा? स्टोर करेगा। डेटा को जब मान लो ये प्रोसेसिंग करेगा, रिजल्ट को क्या करेगा? या तो मॉनिटर पर दिखाएगा, और उसको दिखाएगा तो फिर किसी ना किसी मेमोरी में क्या करता है? उसको स्टोर करता है। तो जिस मेमोरी में क्या करेगा? अब यहाँ से डेटा मान लो प्रोसेसिंग करके डेटा का परिणाम सीपीयू में आ गया है, तो उसको क्या करेगा? वो स्टोर करेगा। स्टोर किस में करेगा दोस्तों? मेमोरी में। मेमोरी में स्टोर करेगा, यानी मेमोरी में क्या कर देगा? राइट कर देगा। राइट कर देगा यानी लिख देगा। तो रीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जब सीपीयू मेमोरी से डेटा को लेता है प्रोग्राम को प्रोसेसिंग करने के लिए, अब प्रोसेस होने के बाद अब क्या करेगा? उस रिजल्ट को दिखाएगा। तो रिजल्ट को दिखाएगा, उसके लिए भी मेमोरी चाहिए रखने के लिए। तो जब डेटा को क्या करता है? मेमोरी में क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। यानी ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या हुआ? मेमोरी में डेटा को यहाँ पर जाकर किसी एक मेमोरी में जाकर क्या कर देगा? राइट कर देगा, यानी लिख देगा। तो रीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी से डेटा को लेता है उसे रीड कहते हैं। राइट का मतलब होता है दोस्तों जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी में डेटा को क्या करती है? देती है, तो उसको हम राइट कहते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? दोस्तों छोटी छोटी बातें आपको लगती है, लेकिन इन बातों से ही आप हकीकत ज्ञान जानते हैं। और हकीकत ज्ञान जिस दिन आप जानने लगेंगे दोस्तों, आपके लिए सारी चीज़ ईजी लगने लगेगी और ये पूरी मेमोरी आपके दिमाग में छप जाएगी, ठीक है। तो रैम को रीड राइट मेमोरी क्यों कहते हैं? अब यहाँ से समझ लो रैम को रीड राइट मेमोरी क्यों कहते हैं? इसीलिए रीड राइट मेमोरी कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है। रैम एक ऐसा मेमोरी है जिसमें से डेटा को वो रीड भी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उस मेमोरी में राइट भी कर सकता है। लेकिन रोम में से क्या करता है? रोम क्या होता है? रोम क्या होता है? ये परमानेंट मेमोरी होता है। परमानेंट मेमोरी मतलब होता है कि रीड ओनली मेमोरी, यानी सीपीयू केवल काम करने के लिए इससे केवल रीड करने का काम करती है। रीड करने का काम करती है, यानी एक बार जैसे मेमोरी मान लो कि यही मेमोरी है रोम, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, यानी सीपीयू केवल इसमें दिए हुए डेटा को केवल रीड करने का ही काम करेगा। यानी कभी भी सीपीयू प्रोसेस करके उसमें राइट नहीं कर पाएगा। लेकिन रैम में राइट भी कर लेगा, रीड भी कर लेगा, लेकिन टेम्पोररी टाइम के लिए ही, ठीक है ना दोस्तों। टेम्पोररी टाइम के लिए रीड राइट होता है रैम में।
तो कुछ बातें स्पष्ट हो रही होगी कि रोम को रोम क्यों कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं। क्योंकि रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें एक बार प्रोग्राम को हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, प्रोग्राम को डेटा के रूप में स्टोर कर दिया, और स्टोर करने के बाद क्या करता है सीपीयू, इसको केवल रीड करने का काम करता है, रीड करेगा यानी अपने अंदर लेगा, प्रोग्रामिंग करने के लिए अपने अंदर लेगा, यानी रोम का अंदर जो डेटा है उसको लेगा, लेकिन कभी भी राइट नहीं कर सकता है, उसको मैंने जाकर दे नहीं सकता है डेटा को, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इन सारी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, तो बात समझ में आ गई कि मेमोरी जो होती है दो प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी बाद में पढ़ेंगे। अभी प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे थे। प्राइमरी मेमोरी में कैचे मेमोरी, माने जो रजिस्टर्स होते हैं उनसे मिलकर कैचे मेमोरी जो बनती है, यानी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर ही है दोस्तों, क्योंकि छोटा होता है, एक बिट को ही रजिस्टर करते, एक बिट स्टोर करता है। और एक होती है मेन मेमोरी, माने प्राइमरी मेमोरी के ही नाम है मेन मेमोरी है एक दूसरा पार्ट। मेन मेमोरी माने मुख्य मेमोरी, कंप्यूटर का अपना मेमोरी ये भी होता है। इसके भी दो प्रकार होता है, एक रैम एक रोम। तो रैम का क्या करता है, सीपीयू क्या प्रयोग में करता है, तो रीड और राइट दोनों काम करने के काम के पर्पज़ में रैम का उपयोग होता है। इसका अन्य नाम रीड एंड राइट मेमोरी भी होता है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसका नाम होता है। फुल फार्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे कंप्यूटर क्या करता है मैंने तुम्हें बता ही दिया। इसके दो फार्म होते हैं दोस्तों, इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक एस रैम एक डी रैम। एस रैम का फार्म क्या है दोस्तों, स्टैटिक रैम, स्टैटिक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्टैटिक है। डी रैम का मतलब क्या होता है दोस्तों, डायनेमिक रैम। तो रैम भी दो प्रकार का होता है, एक रैम होता है जो फ्लिप फ्लॉप जैसे प्रयोग से बनता है, और दूसरा रैम क्या होता है जो कैपेसिटर के द्वारा बनता है। तो जो रैम कैपेसिटर का प्रयोग से बनता है उसे डायनेमिक रैम कहते हैं। अब जो रैम फ्लिप फ्लॉप, दोस्तों आप फ्लिप फ्लॉप से आपको एक बिट, ठीक है, कहता है एक बिट स्टोर करता है। तो कई फ्लिप फ्लॉप लगा दिए हैं, तो तुम्हें क्या समझ में आया कि रैम जो होता है इसमें एक स्टैटिक है, एक डायनेमिक रैम है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप रैम क्या होता है, कैपेसिटर के प्रयोग करके इसे बनाया जाता है। तो इतनी जानते रहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। मैंने बताया दोस्तों ये मैराथन क्लास है, अगर डिटेल में पढ़ने लगोगे फिर तुम 2 घंटे के अंदर पूरी चीज़ को नहीं पढ़ पाओगे। अब देखो रोम क्या होती है, तो रीड ओनली मेमोरी, यानी एक बार तुम प्रोग्राम कर दो, जितनी मेमोरी है एक प्रोग्राम करके डेटा को डाल दो, दोबारा इसमें तुम राइट नहीं कर सकते, क्यों रीड करने का ही काम करोगे। रीड ओनली मेमोरी रीड करने का काम, दोबारा प्रोग्राम को इसको इरेज नहीं कर पाओगे, यानी परमानेंट मेमोरी। एक प्रकार से इसको कहेगा कि इसमें कौन सी परमानेंट मेमोरी है, तो तुम्हारा रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी। इसे लिख सकते हो, रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी, ठीक है ना, लिख सकते हो तुम। और धीरे धीरे रोम का दोस्तों यूज होने लगा। तो ये बाद में पता चला कि भाई रोम को अब क्या करते थे हम लोग, तो एक बार लिखने के बाद दोबारा नहीं राइट कर पाते थे, तो इसलिए इसके कई प्रकार बने। एक बार बना पी रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता था कि तुम एक बार जैसे रोम, एक बार जो मेमोरी तुम्हारा है इसमें डेटा को तुमने प्रोग्राम करके स्टोर कर दिया, तो तुम्हें एक बार और परमिशन मिलता था कि तुम क्या करो कि इसको प्रोग्रामेबल, माने एक बार इसको इरेज करके फिर दोबारा प्रोग्राम तुम कर सकते थे, ठीक है ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ई प्रोम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये पी से हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी तुम क्या करोगे अब एक बार और तुम प्रोग्राम कर दोगे, यानी एक बार अगर रीड किए हो रीड ओनली मेमोरी, यानी एक बार रोम बनाए हो तो एक बार तुम इसे इरेज करके दोबारा भी तुम क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन एक ही बार दोस्तों, ठीक है। फिर क्या हो गया, एक ही बार से काम नहीं चला, तो फिर एक बार आ गया ई प्रोम आ गया, यानी इसका मतलब होता ई का मतलब होता है इरेजिबल, यानी इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि डेटा स्टोर करके तुमने रोम बना दिया, ठीक है, तो अब क्या होता था कि इसको तुम मदरबोर्ड से निकाल कर तुम अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा अब इरेज कर सकते हो। अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा तुम क्या कर सकते हो, इसको इरेज कर सकते हो, यानी इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कितना बार भी, यानी जब भी तुम्हें मान लो कि कोई इसमें डेटा है और तुम चाहते हो कोई और प्रोग्राम का डेटा इसमें आ जाए, तो तुम इसको मदरबोर्ड से तुम रोम को निकालोगे और निकाल कर तुम कहाँ ले जाओगे, अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा इसको क्या करोगे, पूरा इरेज करोगे और फिर जाके उसमें प्रोग्राम को भरोगे। यानी कई बार कर सकते हो, लेकिन टाइम टेकन ज़्यादा था। टाइम टेकन क्या था, ज़्यादा था कि तुम निकालो फिर अल्ट्रा वायलेट जो है रे द्वारा तुम उसको क्या करो, मिटाओ। फिर क्या आएगा दोस्तों, इसीलिए विकास हुआ, फिर हुआ डबल ई पीरो, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी अब क्या हो रहा था, शुरू में रोम था, रोम में क्या कमी था दोस्तों,
तो पहले ये बता दें फिर बता देंगे। EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेज। अभी तक यहाँ तक अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा तुम्हें जो है डिले करना पड़ रहा था प्रोग्राम को, अब इलेक्ट्रिकली ही यानी लाइन से तुम इलेक्ट्रिकली ही उसको क्या करोगे, वहीं पर क्या करोगे, इरेज कर लोगे। अब तुम्हें इधर उधर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डबल प्रोग्रामेबल ई आने से ये तुम्हें फ़ायदा हुआ। यानी तुम्हें क्या शुरू में रीड ओनली मेमोरी मिला, यानी एक बार प्रोग्राम करती है तो उसे रीप्रोग्रामेबल मैंने नहीं कर सकते, इसमें कोई और अन्य प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारा क्या आया, PROM आया। उसके बाद क्या है, PROM आया, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी एक बार तुम फिर प्रोग्राम कर सकते हो, ये 2 बार यूज कर सकते हो। यूज करने का मतलब कि दूसरा प्रोग्राम इसमें डाल सकते हो, लेकिन एक ही बार। इसलिए हमें आविष्कार करना पड़ा क्या, EEPROM, यानी तुम इरेज कर सकते हो, इरेज करके फिर प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन इसमें इरेज अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा करना पड़ता था, यानी CPU से तुम्हें मेमोरी को निकाल कर अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा जो है इरेज करना पड़ता था, जो काफ़ी टाइम टेकन था। इसलिए हमें आविष्कार करना पड़ा क्या, डबल EEPROM। यानी तुम अब अल्ट्रा वायलेट नहीं, इलेक्ट्रिकली ही उसको क्या करते हो, इरेज कर सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों तुमने देखा, इस प्रकार से देखा कि तुम जो है रोम के कुल कितने प्रकार होते हैं, रैम के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही आसानी तरीक़े से आपने एक बात समझ लिया। और अगला देखते हैं दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी, या इसको स्टोरेज मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक टेप, जो कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दिया क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है ये। मैग्नेटिक डिस्क, जो कि तुम्हें बता ही दिया, इसी में होता है क्या, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। FDD का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और तीसरा प्रकार इसका क्या होगा, तीसरा होगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में जैसे दोस्तों CD होता है, DVD होता है, BRD होता है, HVD होता है। CD का मतलब होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से तुम क्या करोगे, इनके फुल फॉर्म को भी देखोगे। और अगला है फ्लैश मेमोरी। आपके एग्जाम में आएगा कि कौन से सेकेंडरी मेमोरी है, तो ये सारे सेकेंडरी मेमोरी है। कौन कौन, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया। फ्लैश मेमोरी में एक मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया। पेन ड्राइव क्या है, एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी है। ये सब स्टोरेज डिवाइस है जो सेकेंडरी है, जो बाहर से लगाए जाते हैं हमारे कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मेमोरी की यूनिट को हम लोगों ने जाना। और एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि मेमोरी को एक और वोल्टेज के हिसाब से भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं। वोल्टेज के हिसाब के मतलब, जैसे मान लो कंप्यूटर चालू है, तो कंप्यूटर चालू है तो उस स्थिति को हम वोलाटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, वोलाटाइल। और कंप्यूटर से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हटा दें, यानी लाइट कट जाए, तो उस स्टेट को हम नॉन वोलाटाइल स्टेट कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। वोलाटाइल यानी एक प्रकार से मेमोरी, मेन मेमोरी हमारे 2 प्रकार के। एक प्रकार से मैंने बताया मेमोरी किस आधार पर कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है। और दूसरी प्रकार हम वोल्टेज के हिसाब से बताएंगे कि कौन वोलाटाइल मेमोरी है, कौन नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब दोस्तों, जो इधर के देखो, इस लाइन के इधर के जितने पार्ट हैं सभी वोलाटाइल मेमोरी है। लाइन के इधर जो भी है वो नॉन वोलाटाइल है। यानी वोलाटाइल में केवल 2 चीज़ आता है, एक कैशे मेमोरी आती है, कैशे, और एक रैम। यानी 2 क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। अब बाकी की जितनी भी मेमोरी है, रेस्ट इसके जितने भी हैं, सब नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या है दोस्तों, वह मेमोरी जो वोल्टेज रहने पर, वह मेमोरी जो वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं, वो मेमोरी जो वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब वो होते हैं जो वोल्टेज डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो वोल्टेज डिपेंडेंट नहीं होते हैं, नॉट वोल्टेज डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो, अगर मान लो कि ये रैम है, रैम और कैश है, ये सब है, इसमें कोई डेटा है, अगर वोल्टेज है, यदि वोल्टेज है तो ये डेटा ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन वोल्टेज जहाँ एक बार चला गया कंप्यूटर से और फिर पुनः आया, यानी रीस्टार्ट अगर कंप्यूटर होगा, तो ये जो डेटा था वो यहाँ से अपने आप हट जाएगा। यानी ये वोल्टेज पर डिपेंडेंट होता है। जब तक वोल्टेज है तब तक वो डेटा है, जहाँ वोल्टेज गया तो फिर वो शुरू से आ जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ये नहीं रहेगा उसमें। तो इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि अगर वोल्टेज मान लो कि है, जैसे रोम हो गया, रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल है। बाकी सेकेंडरी जितनी भी स्टोरेज डिवाइस है वो सब नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल बोले तो क्या होता है दोस्तों, नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर ये मान लो ये मेमोरी में डेटा स्टोर है, तो जो डेटा स्टोर है वो लाइट अगर कट भी जाए और लाइट फिर दोबारा भी आ जाए, कंप्यूटर मेरा दोबारा में रीस्टार्ट भी करके खोलोगे तो वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हें हम बता दें कि कभी कभी तुम क्या करते हो कि मोबाइल खोलते हो तो कॉन्टेक्ट नंबर तुम्हारे मोबाइल में रहते हैं, तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दो और फिर खोलोगे तो भी कॉन्टेक्ट नंबर तुम्हारा ज्यों का त्यों वहाँ पड़ा रहेगा ना। लेकिन मान लो कि अपने मोबाइल में कीबोर्ड चालू करो, कीबोर्ड में तुम 1 2 3 लिख दो
और 1 2 3 जो लिखे हो वो ज्यों का त्यों तुम्हें दिखता रहेगा। लेकिन मोबाइल को अगर बंद करके खोलोगे तो 1 2 जो डायल कर रखे हो, डायल नहीं किए हो अभी 1 2 3 टाइप जो किए हो वो अपने आप मिट गया रहता है, ठीक है ना। यानी वो हो ना हो, वो तुम्हारी इस प्रकार से तुम समझ सकते हो कि वो वोलाटाइल में मेमोरी में स्टोर था। तभी जो है कि अभी दिख रहा था, जहाँ मोबाइल रीस्टार्ट किए तो वो दिखना बंद हो गया। और जो परमानेंट यानी जहाँ तुम्हारा इमेज है, जहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कभी भी मिटता नहीं है, यानी वो परमानेंट मेमोरी है, जो क्या नाम से जानते हैं, नॉन वोलाटाइल के नाम से उसे जानते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों मेमोरी भी आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों मेमोरी की यूनिट मैंने अभी बताया, जैसे 1 बाइट किसे कहते हैं दोस्तों, 1 बाइट में तुम्हारा 1 बिट होता है। अभी मैंने बताया 1 बाइट में कितने बिट होते हैं दोस्तों, 1 बाइट माफ़ करना, 1 बाइट में तुम्हारा 1 बिट नहीं 8 बिट होता है। 1 मिनट, कलर थोड़ा सेलेक्ट कर लो, ठीक है दोस्तों। अभी भी कलर चेंज नहीं हुआ। तो 1 बाइट में तुम्हारा 8 बिट होता है, ठीक है दोस्तों। और 1 किलो बाइट में 1024 बिट होता है। 1024 मतलब जानते हो तो क्या होता है दोस्तों, 2 के पावर 10। 1024 में 2 के पावर 10 बिट। तो 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है, 2 के पावर 10। 1 किलो बाइट बराबर 2 के पावर 10 बाइट होता है। बाइट को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और बिट को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। अब देखो पहले क्या होता है, बाइट होता है। बाइट से बड़ा क्या होता है, किलो बाइट के बाद मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट के बाद टेराबाइट के बाद क्या होता है, पेटाबाइट के बाद क्या होता है, एक्साबाइट के बाद क्या होता है, जेटाबाइट के बाद क्या होता है, योटाबाइट। तो 8 बिट मिलेंगे तो 1 बाइट बनेगा, या 1 बाइट बराबर क्या होता है, 8 बाइट। 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है, 2 के पावर 10 या 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, 1024 इसके ऊपर वाला किलो बाइट। 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है, 1024 क्या मेगाबाइट। यानी इस प्रकार तुम इस चीज़ को भी तुम याद कर सकते हो। तुम्हारे एग्जाम में हायरार्की के रूप में भी आता है, किलो, गीगा, मेगा, टेरा, और इस प्रकार के मान भी निकालने को आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को इसमें तुम्हें अच्छे से बताया गया होगा और बताया गया है, इसको अच्छे से तुम पढ़ लेना कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। ये मैंने बता ही दिया तुमको, कैसे मेमोरी क्या होता है, ये सारी चीज़ इसमें अच्छे से आपको बताया गया है। इसको एक बार ज़रूर पॉज करके पढ़िएगा। ये भी है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस में SRAM क्या होता है, DRAM क्या होता है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता डाला है। एक बार आप भी इसको अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कैसे मेमोरी होता है, ये प्राइमरी मेमोरी होता है, और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होती है जो हार्ड डिस्क होता है, इससे जुड़े रहते हैं। इसमें देखा जाए दोस्तों कि कौन मेमोरी फास्ट होती है, किसका एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है। एक्सेस टाइम मतलब एक्सेस करने में लगा समय। तो ध्यान से देखो दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आते हैं दोस्तों, रैम आता है, रोम आता है, और एक कैशे मेमोरी आती है, कैशे मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी वही स्टोरेज जो मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों, फास्टर होती है। क्यों, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ऐसे भी स्मॉलर होती है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों, स्लोअर होती है। क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या होती है, हायर होती है। हायर का मतलब ज़्यादा स्टोर कर सकती है, ठीक है। इस चीज़ को आप जानते रहो। बाकी कास्ट पर बिट आप स्टोरेज, इसके स्टोर करने में जो है कास्ट आता है, इसका जो है हाई आता है, रैम और रोम का, इसका क्या होता है, लो होता है। इनसे आपको नहीं मतलब है, बाकी इससे जो है मतलब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम दोस्तों थोड़ा बहुत 2-4 मिनट देख लेते हैं इस पर, बाकी आप डिटेल में देखिएगा। तो नंबर सिस्टम अभी देखिए, इसमें कुल 4 नंबर सिस्टम के बारे में बात मैंने किया है, बाकी और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन 4 मेन है। पहला नंबर सिस्टम है दोस्तों डेसिमल। क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब जो हम गिनती पढ़ते हैं, कौन सा गिनती, बचपन से ही 0 1 2 3, तो कुल कितनी डिजिट होती है दोस्तों, कुल कितनी डिजिट होती है बताओ, कुल इतनी डिजिट होती है। इसके बाद जो भी डिजिट होता है वो इनसे डिजिट नहीं होता है, वो नंबर होते हैं जो इनसे मिलकर बने होते हैं। बाकी कुल इतनी डिजिट होते हैं। कुल कितनी डिजिट होती है, अगर टोटल काउंट करोगे तो तुम्हारे होंगे कितने दोस्तों 10। तो डेसिमल में कुल कितनी डिजिट होते हैं, 10, यानी डेसी, इसका मतलब हुआ 10, डेसी में 10, ठीक है दोस्तों। तो डेसिमल में कुल कितने डिजिट होंगे दोस्तों, अलग अलग भिन्न प्रकार के अलग अलग, तो कुल 10 डिजिट होते हैं डेसिमल। तो डेसिमल के कितने डिजिट होते हैं दोस्तों, टोटल 10 होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। इसलिए डेसिमल का जो बेस होता है, बेस बोले तो आधार, वो क्या होता है, 10 होता है। डेसिमल का बेस 10 होता है। अब बाइनरी में कुल कितने डिजिट होते हैं दोस्तों, तो बाइनरी नंबर का मतलब 0 और 1 होता है।
बाइनरी नंबर का क्या मतलब होता है, या तो जीरो से बनकर मिलकर बनेगा या तो 1, 0 1 से ही बाइनरी नंबर बनता है, कोई अन्य नंबर इसमें नहीं आ सकता, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नहीं रहेगा। तो बाइनरी नंबर का मतलब क्या, जो 0 1 को समझे, जो जाने और इसी से मिलकर बनेगा, ठीक है। ऑक्टल नंबर का, हाँ, तो इसीलिए ये 2 नंबर को जानता है, 2 डिजिट को जानता है बाइनरी नंबर, इसलिए इसका बेस कितना होता है, तो बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है बोलो, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर यानी जो 8 डिजिट को जाने, जो डेसिमल के 8 डिजिट को जाने, यानी 0 को जाने, 1 को जाने, 2 को जाने, 3 को जाने, 4 को जाने, 5 को जाने, 6 को जाने, 7 को जाने, तो टोटल कितने डिजिट हो गया, 8 डिजिट। गिन दो यहाँ से 0 से लेकर 7 तक 8 डिजिट, इसलिए ऑक्टल नंबर का बेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है दोस्तों, हेक्साडेसिमल में कुल कितने डिजिट इसका होता है, कितना होता है, तो 16 होता है। कितना होता है, तो बेस इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो कहाँ से, तो एक तो 0 से लेकर 9 तक हो गया, 0 से 9 तक कितने डिजिट आ जाएंगे दोस्तों, 10 आ जाएंगे, 10 हो जाएगा। उसके बाद 11, उसके बाद 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ठीक है दोस्तों। तो ये 10 11 12 13, फिर 14, फिर 15, इन जो 10 यहाँ तक हो जाता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 हो जाता है, कुल 16 डिजिट होता है। लेकिन 10 को 10 नहीं लिखा जाता, ए लिखा जाता है, 11 को बी लिखा जाता है, 12 को सी लिखा जाता है, 13 को डी लिखा जाता है, 14 को ई लिखा जाता है, और 15 को एफ लिखा जाता है। 0 से 9 तक तो ऐसे लिखा जाता है, बाकी 10 को हेक्साडेसिमल में ए बी सी डी ई ऐसे ई एफ तक लिखा जाता है, एफ यानी 15। तो इस प्रकार से हेक्साडेसिमल होता है। तो कुछ इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा आपको। क्या समझ में आया कि डेसिमल का बेस क्या होता है, तो डेसिमल का बेस दोस्तों 10 होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है दोस्तों, तो बाइनरी का बेस 2 होता है। ऑक्टल का बेस दोस्तों 8 होता है। हेक्साडेसिमल का 16 होता है। क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न आता है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों जिसमें भी कन्वर्ट करना है, मान लो डेसिमल से, देखो यहीं पर तुम समझो, जैसे तुम्हें डेसिमल से बाइनरी में करना हो, या डेसिमल से तुम्हें ऑक्टल में करना हो, या डेसिमल से तुम्हें हेक्साडेसिमल में करना हो, यानी डेसिमल से तुम्हें किसी में भी करना हो, तो जिसमें भी करना हो उसके बेस से इस नंबर में रिपीटेड डिवीजन करोगे। क्या करोगे, रिपीटेड डिवीजन करोगे, याद रखना। डेसिमल से तुम्हें अगर बाइनरी में बदलना हो, ऑक्टल में बदलना हो, या हेक्साडेसिमल में बदलना हो, तुम रिपीटेड क्या करोगे, डिवीजन करोगे। और रिपीटेड डिवीजन के बाद जो तुम्हारा रिमाइंडर आता जाएगा उसको उल्टा क्रम में लिख दोगे, तो तुम्हारा बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, उल्टा जाने के लिए क्या करोगे तुम, इसका जस्ट उल्टा अगर जाना हो, नहीं तुम्हें बाइनरी से डेसिमल में आना हो, या ऑक्टल से डेसिमल में आना हो, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आना हो, तो तुम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। क्या कर दोगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। बोलो ना जी, क्या करोगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, यानी रिपीटेड गुणा करोगे। किससे, तो इनके बेस से, यानी कैसे करोगे, तो इनके बेस के ऊपर गुणांक लगाकर, यानी घात लगाकर कैसे करेंगे, तो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में अभी एक बता देते हैं। जैसे एक मैं बताऊंगा, बाकी तुम अपने से कर करके देखोगे, क्योंकि ये मैराथन क्लास है ना, कि तुम्हें बैठ कर मैं नंबर सिस्टम ही पढ़ाने लगूँ। तो जैसे 10, जैसे मान लो कि 12 एक क्या है, 12 एक डेसिमल नंबर है। 12 को मान लो तुम्हें बाइनरी में बदलना है, 12 को क्या बदलना है, बाइनरी में बदलना है। तो ऐसे 12 लिख कर 12 में भाग करो, किससे, तो बाइनरी। अब इनमें देखो, इससे इसमें बदलना हो तो क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो 12 एक डेसिमल नंबर है। जो डेसिमल नंबर क्या, हम जो गिनती पहाड़ा पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर होता है। तो 12 अगर डेसिमल नंबर है तो तुम क्या करोगे, 2 से रिपीटेड डिवीजन करोगे, क्योंकि बाइनरी में इसे चेंज करना है। बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो 2 से करो तो 2 छक्का 12। जो तुम्हारा शेष आए वो इधर लिखोगे। क्या आया शेष, 0 आया तो 0 लिख दोगे। फिर 2 से भाग करोगे, 2 3 है 6, फिर 0 शेष आया तो ये लिख दोगे। फिर 2 से भाग करोगे, 2 एक करें, 2 शेष क्या आएगा, 1 आएगा तो 1 यहाँ लिख दोगे। और फिर 2 से भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। अब उल्टा क्रम में लिखोगे। कहाँ से लिखोगे, यहाँ से, याद रखना, लिखोगे कहाँ से दोस्तों, यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे। यही तुम्हारा बाइनरी नंबर है। यानी 12 क्या था दोस्तों, 12 डेसिमल में था, और बाइनरी में क्या आया दोस्तों, यहाँ से लिखना शुरू करो, 1 1 0 0, यानी 1 1 0 0। ये क्या आ गया, बाइनरी। तो यहाँ 2 लिख दोगे, यानी तुम्हारा 12 कन्वर्ट हो गया इस नंबर में। किस नंबर में, तो इस नंबर में। अब देखो, अब इसके उल्टा वैसे ही मान लो कि तुम्हें इस 12 को ऑक्टल में बदलना होता तो क्या करते, कुछ नहीं दोस्तों,
वही करते हैं जो मैंने अभी बताया, यानी 12 में किससे भाग करते हैं, ऑक्टल यानी 8 से। तो कितनी बार जाता है, 12 एकने कितनी बार जाता है, यहाँ पर लिखोगे 8 एकने 8, शेष में क्या आया 4। और किसी से जाएगा दोस्तों, 8 एकने 8, एक बार गया 4 शेष आया। तो और कोई जाएगा क्या, और नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा, बस यही हो जाएगा। यानी और एक बार जाता और ले जाता, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे, इसको उल्टा क्रम लिख देंगे, यानी 1 4। यानी 12 जो है वो डेसिमल में 10 है, और तुम्हारा ऑक्टल में क्या हो जाएगा 1 और 4 यानी 14, यहाँ 8 लिख दोगे। ठीक है, अब देखो, अब प्रूफ देखो। अब इसके उल्टा हम करके देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं। उल्टा करके मैंने इस बाइनरी को हम चेंज करेंगे किस में, इस बाइनरी को हम चेंज करेंगे डेसिमल में। तब क्या करेंगे, मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बाइनरी है तो 2 के पावर के रूप में, ऑक्टल है तो 8 के पावर के रूप में, हेक्साडेसिमल है तो 16 के पावर के रूप में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो बाइनरी से अगर डेसिमल में बदलना हो तो क्या करेंगे, उल्टा जाना है तो डिवीजन नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन करोगे। कैसे, जैसे देखो 1 1 0 0, तो पहला इकाई डिजिट से आओगे, ये क्या है 0 है, तो इस 0 को 0 ही लिखोगे। 0 इंटू 2 के पावर क्या, पहला क्या होता है 2 के पावर 0 होता है, इससे मल्टीप्लाई करोगे। यानी इसमें 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, यानी बढ़ते हुए घात के क्रम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 0, अब देखो 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें भी 0 में 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी मान 0 आएगा। ये 1 है, 1 गुणे 2 के पावर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना का 4 इसका मान आएगा। इसका मान क्या गया 4, 0 0 कैंसिल। अब इसमें क्या करोगे, 1 है तो 1 को 1 लिख दोगे, 1 इंटू 2 का पावर क्या है इसमें, यहाँ पर तीसरे 3 है, तो इसका मान क्या आएगा दोस्तों 8। अंत में जो आएगा उन सबको क्या करोगे, तुम जोड़ दोगे। तो 8 4 0 0 जोड़ोगे तो वही आएगा 8 4 12, 12 आ गया ना, 12 तुम्हारा क्या आ गया, डेसिमल में नंबर आ गया। अब इसको देखो कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये कितने डिजिट का है दोस्तों, 14 है, ऑक्टल में है। तो पहले इसको 4 लिखोगे, इसमें किससे गुणा करोगे, 8 के पावर 0 से, क्योंकि 8 बेस है। इसमें किससे गुणा करोगे तो फिर एक पावर बढ़ता जाएगा 8 के पावर 1 से। तो इस 4 में 8 के पावर 0 से गुणा करोगे, फिर इस 1 में 8 के पावर 1 से गुणा करोगे, फिर ऐड कर दोगे। तो 8 के पावर 1 में 1 से गुणा पावर 8 होगा, प्लस 8 के पावर 0 दोस्तों किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। तो इसका मान 1 और 4 में गुणा करोगे तो क्या होगा, 4 होगा, और 8 4 जोड़ोगे तो दोस्तों 12 होगा, जो कि डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों कन्वर्जन करते हैं। अब दोस्तों क्या होगा कि तुम बाइनरी से ऑक्टल में करोगे या बाइनरी से क्या करोगे, हेक्साडेसिमल करोगे, तो इसका नंबर तुम याद कर लेना, वही प्रोसेस होगा। या ऑक्टल से बाइनरी में या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, इन सब का कन्वर्जन के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, तो एक डेटा तुम्हें हम दे रहे हैं वो याद करोगे। 1 को ऑक्टल में क्या लिखते हैं, 1 को ऑक्टल में क्या लिखते हैं, 0 को ऑक्टल में क्या लिखते हैं, 2 को क्या लिखते हैं, 3 को क्या लिखते हैं, 4 को क्या लिखते हैं, 5 को क्या लिखते हैं, 6 को क्या लिखते हैं, और 7 को क्या लिखते हैं। तो 1 को ऑक्टल में तुम लिखते हो 0 0 0, क्या लिखते हो 0 0 0, बाइनरी में, माफ़ करना ये बाइनरी है, ये क्या है बाइनरी, ये क्या है ऑक्टल नंबर है, क्या है ऑक्टल नंबर। तो एक ऑक्टल को देखो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इधर वाला ऑक्टल नंबर है और इधर जो लिख रहे हैं वो बाइनरी में है। ऑक्टल नंबर 3 डिजिट में होता है, कितने डिजिट में, 3 डिजिट में। और हेक्साडेसिमल जो आएगा, देखो ऑक्टल नंबर 3 डिजिट में होता है, ये मैंने क्या बोल दिया तुमको, ऑक्टल नंबर का जो बाइनरी कन्वर्ट करोगे वो 3 डिजिट में आएगा। ऑक्टल नंबर का जो बाइनरी कन्वर्ट करोगे वो 3 डिजिट में आएगा, और हेक्साडेसिमल का बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा 4 डिजिट में आएगा। कितने डिजिट में, 4 डिजिट में आएगा। तो ये ऑक्टल नंबर, ये बाइनरी। 0 का बाइनरी क्या होगा, 000। 1 का बाइनरी क्या होगा, 0 0 1 होगा। 2 का क्या होगा, 0 1 0 होगा। 3 का क्या होगा दोस्तों, 0 1 1 होगा। 4 का क्या होता है दोस्तों, 1 0 0 होगा। 5 का क्या होता है, 1 0 1 होगा। 6 का क्या होता है दोस्तों, 1 1 0 होगा। 7 का क्या होता है, 1 1 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं, बात समझ में आ गई नहीं, आगे ना। वैसे ही हेक्साडेसिमल में जब आओगे तो इसे इसको क्या करो, तुम लर्न कर लो। अगर तुम्हें ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा, और बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। और यही मज़े की बात है कि यही मान लो कि यही हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो
1 का ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दोनों क्या रहेगा, इसका जो नंबरिंग है, जैसे देखो इसमें एक 0 बढ़ा दोगे तो तुम हेक्साडेसिमल में आ जाओगे। जैसे समझो, जैसे हेक्साडेसिमल क्या होगा, 7 तक नहीं होता, 8 भी होता, 9 भी होता, 10 भी होता, 11 भी होता, ऐसे बढ़ता रहता। तो जो 8 है, देखो 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, हाँ मान लो वैसे ही तुम्हारा 1 और 0 होगा, मान लो 2 का इसमें क्या है, देखो ये है तुम्हारा हेक्साडेसिमल में बाइनरी, ये हेक्साडेसिमल है। देखो 2 का इसमें क्या था, 0 1 0 था ना, 0 1 0 इसका भी होगा, लेकिन अंतर है कि एक 0 पहले लगा दो, यानी 4 डिजिट में तुम्हारा हो जाएगा। इस 3 का क्या होगा दोस्तों, तो इस 3 का जो ऑक्टल का बाइनरी क्या था, 0 1 1 था ना, तो एक 0 तुम एक्स्ट्रा लगा दो क्योंकि 4 डिजिट का होता है, और बाकी जो है तुम्हारा वही होगा, क्या है इसके अलावा 0 1 1, तो 0 1 1 हो जाएगा। देखो हम लिखते रह जा रहे हैं, 3 का होगा, 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का होगा 0 1 0 0, 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 1 0 1, 6 का क्या हो जाएगा 0 1 1 0, 7 का क्या हो जाएगा 0 1 1 1, फिर 8 का क्या होगा 1 डबल 0 0, फिर 9 का क्या होगा 1 0 0 1, देखो एक 0 डाला कर दिया। 10 का क्या होगा 1 0 1 0, फिर 11 का क्या होगा 1 0 1 1, 12 का क्या हो जाएगा 1 1 0 0, 12 के बाद 13 का क्या होगा 1 1 0 1, 14 का क्या हो जाएगा 1 1 1 0, 15 का क्या होगा 1 1 1। ये हेक्साडेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में इस चार्ट को याद कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो ये चार्ट अगर याद कर लिया 8 तक, तो 8 तक तो तुम्हारा 7 तक तो तुम्हारा काम बन जाएगा, बाकी ये तुम याद कर लो। ठीक है दोस्तों, अब इतना टाइम नहीं रहा, एक दूसरे से इसी प्रकार से कन्वर्जन करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, तो द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। इंटरनेट क्या है दोस्तों, तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट के बारे में अगर कोई पूछेगा तो क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी बहुत सारा जटिल नेटवर्क, यानी कई कंप्यूटर कई सर्वर एक साथ जुड़ते हैं, वो क्या है, इंटरनेट है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब आते हैं आगे, तो इंटरनेट क्या है दोस्तों, तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, और दूसरी बात ये है कि ये वर्ल्ड वाइड है। ये इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड रहता है, यानी पूरी विश्व के लिए रहता है, वर्ल्ड वाइड है। और एक बात समझ में आ रही है तुमको कि ये जो होता है ये विदाउट मतलब नेटवर्किंग, माने एक दूसरे के वायर के द्वारा कनेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि ये ऑप्टिकल नेटवर्किंग सिस्टम होता है दोस्तों। ऑप्टिकल नेटवर्किंग में ये जो है के आधार पर काम करता है। ARPANET क्या होता है दोस्तों, तो ARPANET को एडाप्ट कर दिया था, एडाप्टेड TCP/IP इन 1983। TCP/IP ने एडाप्ट किया था ARPANET को। ठीक है ना। सबसे बड़ा चीज़ दोस्तों, ये www. कोई भी वेबसाइट तुम डालते हो तो शुरू में www डालते हो ना, www. तो इस शुरू में जो www होता है उसका नाम होता है फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, यानी तुम जिस को तुम टाइप करते हो वो पूरी विश्व में उस सब के लिए एक रहता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये करता क्या है, इसको W3 के नाम से भी जाना जाता है या WWW के नाम से जाना जाता है, और कॉमनली इसको एक प्रकार का वेब है। ये क्या है, इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डेट आर एक्सेस वाया द इंटरनेट। यानी इंटरनेट में कोई भी तुम गूगल में सर्च करते हो तो सर्वप्रथम www डालते हो ना, www. ये क्या करता है, एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्या करता है, इंटरलिंक्ड करता है इंटरनेट पर, इसके माध्यम से। ठीक ना। अब आगे देखो वेबसाइट क्या होता है, तो किसी भी चीज़ से व्हाट्सएप का एक अपना वेबसाइट होता है, या कोई भी बड़ी कंपनी है उसका अपना वेबसाइट होता है। तो वो वेबसाइट का होता है एक प्रकार का तुम्हारा वेब पेज होता है। क्या जो होता है वो मान लो ये गूगल है या जो बड़ी कंपनी है, वो कंपनी क्या है, मान लो कि इतनी सारा अपना फ्रीक्वेंसी से रखी है, तो कुछ फ्रीक्वेंसी किसी कंपनी को दे दिया, कुछ फ्रीक्वेंसी किसी अन्य कंपनी को दे दिया, कुछ फ्रीक्वेंसी किसी अन्य कंपनी को दे दिया। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, बैंड को तुम्हारा बिकता है, और इसी फ्रीक्वेंसी बैंड में लोग क्या बनाते हैं, अपना वेबसाइट बनाते हैं। तो मान लो कोई वेबसाइट कोई ये तुम डायल किए जैसे whatsapp.com, तो जो व्हाट्सएप का स्पेलिंग तुम डालते हो उस हिसाब से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होती है वो यहाँ पर तुम व्हाट्सएप वालों ने ख़रीदा रहता है, तो वो जो है यहाँ पर जो है अपनी डेटा को क्या कर लेता है, इंटरलिंक्ड कर लेता है। ठीक है ना दोस्तों, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी जो होता है सेट होता है। तो देखो अब वेबसाइट इज द सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेज सर्व्ड फ्रॉम अ सिंगल वेब डोमेन।
यही बात दोस्तों मैंने तुमको क्या बताया, मान लो ये इंटरनेट में बहुत सारे इंटरनेट ये जो भी चीज़ है दोस्तों वेब से चलता है। तो मान लो वेब की कुछ पार्ट, इस पार्ट को हम व्हाट्सएप को दे दिए, इसको फेसबुक को दे दिए, ये सारी चीज़ है, ठीक है ना दोस्तों। तो जो मान लो कि तुम डालोगे www.facebook. कुछ भी डालोगे, तो जो तुम डालोगे तो ये फेसबुक का स्पेलिंग से तुम्हारा एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होगा जो यहाँ पर इंटरलिंक्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो तो क्या है वेबसाइट, तो एक प्रकार से तुम वेबसाइट के माध्यम से ही जिस चीज़ के अंडर जाना चाहते हो वो जा पाते हो। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। तो कंप्यूटर में दोस्तों पढ़ते होगे तो हाइपर लिंक पढ़े होगे, जैसे तुम माइक्रोसॉफ्ट में तुम विंडो एक्सपी या जो भी यूज करते हो तुम उसमें पढ़े होगे क्या, जैसे पावर पॉइंट पढ़े होगे, वर्ड पैड पढ़े होगे, तो वर्ड में आते होगे या जो पावर पॉइंट पढ़े होगे, या तो उसमें एक हाइपर लिंक का जो होता है ऑप्शन आता था। तो हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि कोई भी विंडोज़ तुम खोले हुए हो या कोई भी पेज खोले हुए हो, उसमें किसी चीज़ को तुरंत जो है लिंक्ड कर देना किसी अन्य चीज़ को, वो हाइपर लिंक के माध्यम से होता है, ठीक है। अब आगे देखो वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो दोस्तों ये समझो इंटरनेट के बारे में, मान लो कि एक सबसे बड़ा क्या हो गया तुम्हारा, ये सर्वर हो गया, सर्वर हो गया। ये सर्वर क्या है, वर्ल्ड वाइड है। ये सर्वर क्या है, एक प्रकार का वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड वेब है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में कोई भी तुम वेबसाइट डालते हो तो www डालते हो, ठीक है ना। तो जो www डालते हो ये वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, यानी सबके लिए हो गया। लेकिन अब किसके माध्यम से इसको तुम क्या करोगे, किसके माध्यम से तुम क्या करोगे, इसको ब्राउजिंग करोगे। तो वो तुम्हारा जो तुम्हारा प्लेस जो है जो तुम्हें प्रोवाइड कराएगा वो तुम्हारे ब्राउज़र के नाम से जाना जाता है। यानी वेब ब्राउज़र क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो क्या करता है, ये क्या करता है ये क्या करता है, तुम्हारा प्रेजेंट करेगा या रिट्राइव करेगा क्या, किस पर आने के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब पर आने के लिए क्या करेगा, रिट्राइव करेगा, ठीक है ना दोस्तों। यानी ब्राउज़र एक प्रकार का क्या होता है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा वेब है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से तुम वर्ल्ड वाइड वेब में क्या करते हो, तुम क्या मिला के एक प्रकार से रिसोर्स करते हो, यानी एंट्री करते हो, ठीक है ना। जैसे कुछ उदाहरण तुम्हें देते हैं, जैसे तुम क्रोम यूज करते हो तो क्रोम एक क्या है, ब्राउज़र है, यानी एक पेज है जो तुम्हें प्रोवाइड करवाता है कि तुम वर्ल्ड वाइड वेब में तुम क्या कर सको, एक्सेस कर सको। अगर वो रहेगा ही नहीं तो कहाँ पर जाओगे दोस्तों। तो कौन कौन से ब्राउज़र होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्रोम हो गया, क्रोम एक ब्राउज़र का मतलब क्या है, एक पेज, एक स्थान जो आपको स्थान देगा कहाँ इंटर करने के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब में इंटर करने के लिए। तो उस पेज को, शुरुआती पेज को ही तुम क्या कहोगे, ब्राउज़र कहोगे, जो तुम्हें प्लेस देता है, एक माध्यम देता है जिससे तुम यहाँ पर जा सकते हो। जैसे मान लो एयरपोर्ट, हवाई जहाज़, जैसे हवाई जहाज़ में तुम्हें बैठना है तो सबसे पहले एक प्लेस होगा, क्या होगा, वो एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट पर जाओगे और जिस हवाई जहाज़ में तुम्हें जाना है उसको वर्ल्ड वाइड वेब में तुम क्या करोगे, इंटर करोगे। तो जो प्लेटफार्म होगा, हवाई अड्डा होगा, ये एक प्रकार की ब्राउजिंग होगी। यही इसमें कौन कौन से एग्जांपल हो, जैसे क्रोम पर चले जाओ, ओपेरा मिनी तुमने सुना होगा, सफारी सुना होगा, फायरफॉक्स सुना होगा, यूसी ब्राउज़र सुना होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर सुना होगा। ये सभी वेब ब्राउज़र हैं, क्या है दोस्तों, वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यूआरएल होता है, जैसे यूआरएल, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लो। यूआरएल का मतलब क्या होता है दोस्तों, यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी एक रिसोर्स होता है, लोकेटर होता है जो यूनिफॉर्म यानी एक रूप में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में एक ले लो, जैसे HTTP www.bankers.com या whatsapp.com वगैरह, ये सब जो भी है, तो एक तुम यूनिफॉर्म के रूप में इसको क्या करते हो, लोकेट करते हो, यूनिफॉर्म के रूप में लिखते हो। यूनिफॉर्म में यानी एक नियम होता है कि तुम्हें ऐसे करना है। ये क्या होता है दोस्तों, यूआरएल होता है। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, तुम्हारा यूआरएल है। बात समझ में आया ना कि नहीं। इस यूआरएल में मेन क्या है, तुम्हारा मेन ये है, इस पर तुम्हें जाना है। लेकिन ये क्या है, लिखने का एक तरीका है जो इसी डोमेन में तुम लिख सकते हो, ये नहीं अपने मन से कुछ भी लिख दो। तो ये ही तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा एक प्रकार के एक लोकेटर है जो इस स्थान पर तुम्हें क्या करेगा, यूआरएल, यानी इसी स्थान पर तुम्हें अगर ये डालोगे तो वेबसाइट, वेब जो देखो वर्ल्ड वाइड वेब है उस पर तुम्हें क्या करेगा, सेंड करेगा, लेकर जाएगा, ठीक है। डाउनलोडिंग अपलोडिंग का क्या मतलब होता है, छोड़ो, ये सबसे तुम्हें नहीं मतलब है। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस बस होने चाहिए, इन सबसे तुम्हें मतलब रखना चाहिए। अब देखो एक थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों एक बार तुम जानते हो कि आईपी एड्रेस नाम तुमने सुना होगा, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस क्या होता है।
दोस्तों मान लो कि एक प्रकार का इंटरनेट क्या है, तो दोस्तों नेटवर्क का नेटवर्क है, यानी कई सारे कंप्यूटर्स जो है आपस में कनेक्टेड है। तो आईपी एड्रेस का मतलब होता है कि मान लो कि कई कंप्यूटर आपस से कनेक्टेड है, C1 C2 C3। तो एक प्रोटोकॉल है, आईपी एड्रेस मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट चलने का एक प्रोटोकॉल है। तो जो कई सारे जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कैसे पार्टिसिपेट हो नहीं हो, तो इनका एक अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी सबका एक आइडेंटिटी होता है। उसी आइडेंटिटी को क्या तुम कह सकते हो एक प्रकार से, किसी कंप्यूटर का जो है प्रत्येक एवरी कंप्यूटर यानी प्रत्येक कंप्यूटर का एक आइडेंटिटी होता है, जो आईपी एड्रेस के माध्यम से तुम जानते हो, जो नंबर्स के रूप में होते हैं। जैसे देखो इस चीज़ को और आगे दोस्तों अच्छे से समझेंगे, पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। सीसी क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का कार्बन कापी। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कापी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो डेटा ट्रांसफ़र देखते हैं दोस्तों, जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम में या इंटरनेट में डेटा का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो देखो दोस्तों, दो डिवाइस, मान लो कोई एक स्थान है और ये दूसरा स्थान है, तो डेटा का कैसे लेन देन हो सकता है। मान लो एक तुम्हारा क्या हो, ये ट्रांसमीटर हो, ट्रांसमीटर को TX कहते हैं, रिसीवर को रिप्रेजेंट करने के लिए RX कहते हैं। तो मान लो एक ट्रांजिस्टर हो, एक क्या हो, रिसीवर हो। ट्रांजिस्टर क्या करता हो, सेंड करने का काम करता हो, और रिसीवर इसे क्या करता हो, केवल रिसीव करने का काम करता हो। यानी ये डिवाइस केवल एक तरफ ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है, डेटा को भेजना। ये भेजेगा, रिसीवर क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा। तो इस प्रकार का अगर सिंपल होता है, इस प्रकार से अगर डेटा का कम्युनिकेशन होता है तो उसको सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहा जाता है। सिंप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी केवल एक ही दिशा में जाएगा। इन ट्रांसमीटर भेजेगा और रिसीवर इसे रिसीव करेगा। ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी केवल एक दिशीय होता है। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है दोस्तों, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है दोस्तों, तो यही होता है। रेडियो से जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया जाएगा वो हम लोग बैठकर सुनते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बोलने लगे और रेडियो सुने, ऐसा नहीं होता है। तो ये सिंप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हाफ डुप्लीकेट्स का मतलब क्या होता है। तो मान लो ये है हमारा ट्रांसमीटर और ये है हमारा रिसीवर। ये ट्रांसमीटर को TX हो गया, रिसीवर हमारा RX हो गया। तो हाफ डिप्लर का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाफ डिप्लेक्स होता है दोस्तों, माफ़ करना। हाफ डिप्लेक्स का मतलब क्या होता है, ये जो डिवाइस है वो ट्रांजिस्टर और रिसीवर दोनों की तरह काम करेगा। ये भी ट्रांजिस्टर और रिसीवर दोनों की तरह काम करेगा। अंतर क्या रहेगा कि एक टाइम में अगर ये ट्रांजिस्टर है यानी डेटा को दे रहा है, तो ये तुम्हारा रिसीवर बन जाएगा, यानी डेटा को रिसीव करने वाला बन जाएगा। एक बार ये डेटा यहाँ पर चला आया तो फिर अब क्या करेगा, यही डिवाइस ट्रांसमीटर की तरह काम करने लगेगा और ये डिवाइस रिसीवर की तरह काम करने लगेगा। यानी ये तो बाई डायरेक्शनल है, लेकिन एक समय में यूनी डायरेक्शनल है, फिर दूसरे समय में ये इधर आएगा, ठीक ना। यानी ये बाई डायरेक्शनल है, लेकिन एक समय में एक ट्रांजिस्टर रहेगा, दूसरा रिसीव करने का काम करेगा। दूसरे समय में ये तुम्हारा ट्रांसमीटर बन जाएगा, ये रिसीव करने का काम बन जाएगा। जैसे तुम पुलिसमैन या बाकी वाकी टाकी देखे होगे। वाकी टाकी क्या होता है दोस्तों, हाफ डिप्लर होता है, जो एक समय में अगर तुम एक बटन होता है, जैसे वाकी टाकी में बटन होता है, उसको दाब दोगे ना तो तुम्हारी बातें सारे लोग बाकी वाकी टाकी वाले सुनेंगे, और उस बटन को हटा दोगे, नहीं प्रेस करोगे तो तुम बाकी लोग की आवाज़ को सुनोगे। तो ये हाफ डिप्लर हुआ कि एक समय में एक ही तरफ डेटा हमारा जाएगा। फुल डिप्लर का मतलब क्या हो दोस्तों, फुल डिप्लर का मतलब होता है कि यही तुम्हारा ट्रांसफ़र भी करेगा, ये तुम्हारा रिसीवर का भी काम है। ट्रांसमीटर रिसीवर का काम एक ही समय में, मैंने दोनों, टेलीफोन हुआ, मोबाइल हुआ, मोबाइल में क्या करता है, हेलो हेलो करते हो, उधर से भी हेलो हेलो सुनाई देता है। एक ही समय में तुम बोल भी लेते हो और तुम्हें सुनाई भी दे देता है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा क्या हुआ, फुल डुप्लेक्स हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए दोस्तों। डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। लैन, मैन और वैन से। लैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये बढ़ता क्रम होता है दोस्तों, यानी लार्ज। लैन
लोकल एरिया नेटवर्क, यानी इसमें केवल एक बिल्डिंग के अंतर्गत जो डिवाइस होगी उसका हम जो है प्रयोग करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल को देखो। एग्जांपल जैसे मान लो कि किसी बिल्डिंग में कोई रिंग बजाना हो तो रिंग करने के लिए कोई मशीन लगा दी है, तो ये सब लैन के अंतर्गत आता है। या पर्सनल जो कंप्यूटर एक दूसरे को यूज में तुम लगा दी है, ये तुम्हारा लैन के अंतर्गत आता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। जैसे एक ही बिल्डिंग में कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जोड़ दो तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि बिल्डिंग के अंडर, ठीक है ना। मैन क्या होता है, तो एक लार्जर नेटवर्क होता है जिसमें हम यूजुअली तुम एक बिल्डिंग में देख सकते, एक सिटी में देखो, माफ़ करना, एक बिल्डिंग में नहीं, किसी सिटी या किसी टाउन के जगह पर तुम मैन का प्रयोग करोगे, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मैन नेटवर्क का तुम यूज करोगे। यानी घर में पर्सनली अगर यूज कर रहे हो, कई कंप्यूटर जैसे साइबर के पर जाते हो, कई कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो लैन उससे कहोगे तुम। मैन यानी कोई सिटी के लिए कई कंप्यूटर्स आपस में जुटे हो, एक शहर पर्टिकुलर, तो वो तुम्हारा मैन के अंतर्गत आता है। वैन का मतलब होता है कि पूरे कई सारे मैन मिलकर बने, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बहुत सारे वाइड, यानी कई सारे शहर, एक मान लो प्रदेश, या ये सारी चीज़ जो मिलकर जो है बनते हैं, ये वैन के अंतर्गत आते हैं सारे नेटवर्क। लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन एक मेट्रोपॉलिटन, जैसे एक सिटी हो गया। वैन क्या हो गया, एक सिटी से भी चाहे बहुत बड़ा बृहद, जैसे स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, ये सब बहुत बड़ा के लिए तुम वैन नेटवर्क, जैसे इसरो हुआ, नासा हुआ, इससे बड़े बड़े जो होते हैं, बहुत सारे बड़े नेटवर्क होते हैं, ये वैन जो है इस्तेमाल करते हैं। चलो अब आगे देखते हैं दोस्तों, और कुछ नेटवर्क देखते हैं दोस्तों। एक पैन भी होता है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये जब ब्लूटूथ हुआ, ये सारी चीज़ हुआ, वाईफाई, ये सब पैन के अंतर्गत आ जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत, ठीक है ना। अब इसमें देखो मॉडम हुआ। मॉडम क्या होता है दोस्तों, मॉडम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मॉड्यूलेशन। मॉड से मॉड्यूलेशन, डीम से डीमॉड्यूलेशन। ये मॉडम एक प्रकार का क्या होता है, रिसीविंग और ट्रांसमीटर दोनों के तरह मैंने यूज करता है कुल मिला के। यानी ये मॉडम एक प्रकार का इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, इनपुट भी है और आउटपुट है मॉडम, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी सारी चीज़ ये क्या है, एक दूसरे को देखते रहना। हब क्या है, एक प्रकार का फिजिकल लेयर होता है, इट्स वर्क एट अ फिजिकल लेयर, हब जो है प्रयोग किया जाते हैं। और बाकी आगे स्विचेस क्या होती है, तो डेटा लिंक लेयर को क्या करता है, इस पर वर्क करता है। रिपीटर क्या होता है, राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, एक बार आप इससे अच्छे से देखोगे। और बाकी एक चीज़ और बता दें कि जो तुम्हारा आईपी V4, ये जो आईपी एड्रेस V4 होता है, ये 32 बिट्स का होता है, न्यूमेरिकल एड्रेस होता है इसमें, ठीक है ना, न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। और IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है, और ये हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। क्या होता है, हेक्साडेसिमल एड्रेस में होता है। बाकी इन सारी चीज़ को ज़रूरत नहीं है तुम्हें पढ़ने के लिए दोस्तों। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, तो ये सही गलत दिखाता है, हाँ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो दोस्तों, ये तुम्हारा वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि कैसे क्या होते हैं दोस्तों। आपके टाइम चूँकि हो रहे हैं ज़्यादा, तो अगर यदि आप चाहो कि इस वायरस मालवेयर क्या होता है, ये सारे हम नेक्स्ट किसी अन्य क्लास में तुम्हें ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, ठीक है ना। बाकी इन चीज़ों को आपको फिर दोबारा दिखाया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है दोस्तों, ये सारी आप जानते ही हैं। बाकी एक राउंड आप इसको देख भी सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड की सारी चीज़ क्या होता है। तो ब्लूटूथ वगैरह दोस्तों पैन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो अब ये तुम देख लो, 10 एग्जाम्पल हम दिए हैं किसका, वेब ब्राउज़र का। तो वेब ब्राउज़र में क्या क्या आता है दोस्तों, वेब ब्राउज़र यानी वो स्थान जहाँ से हम किसी वेब को क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं। जिससे तुम्हारा क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। दोस्तों एग्जाम में आएगा, क्या आएगा कि इसमें कौन वेब ब्राउज़र है और कौन इसमें सर्च इंजन है। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, एक स्थान, एक प्लेस जो हमें किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए या कोई भी सर्च करने के लिए एक पेज प्रोवाइड करता है। इस पेज में भी एक लिंक आता है जो सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है, जो खोजने का काम करता है। तो ब्राउज़र एक प्रकार से क्या है, तो एक पेज हमें प्रोवाइड किया ताकि तुम कुछ ब्राउज कर सको, और जो तुम ब्राउज करते हो जिसके सहायता से जो ब्राउज करवाता है वो तुम्हें सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के अगर ये बात ना भी समझ में आ रही हो तो ये तुम जान जाओगे कि वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं और सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, तो तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे। तो वेब ब्राउज़र कौन कौन से है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा मिनी है, विवाल्डी है, ब्रेव है, मैक्सोथॉन है, टॉर ब्राउज़र है। ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र के प्रकार हैं। और देखो सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। सर्च इंजन यानी कोई भी चीज़ हम वेबसाइट डालते हैं तो उसको सर्च कराने के लिए जिसमें हम डालते हैं और सर्च इंजन होता है, यानी गूगल होता है, बिंग होता है, याहू होता है, यांडेक्स होता है, डक गो होता है, बाइडू होता है, आस्काम होता है, नेवर होता है।
दोस्तों जैसे क्रोम पेज तुम खोलते हो तो एक पेज तुम्हें प्रोवाइड होता है कि अब तुम ब्राउजिंग कर सकते हो। और ब्राउजिंग में देखो, ब्राउजिंग करने में तुम गूगल डालते हो, तो गूगल डालते ही तुम्हें एक सर्च इंजन आ जाता होगा, इसमें तुम वेबसाइट डालना शुरू करते हो, तो ये तुम्हारा सर्च इंजन हो गया। और जो वेब तुम्हें प्रोवाइड हुआ पेज, ये जो जिसके माध्यम से तुम कोई भी शुरुआत कर रहे हो, ये तुम्हारा वेब ब्राउज़र हो गया, ठीक ना। तो लेकिन सर्च इंजन क्या हुआ, जो हमारे किसी भी वेबसाइट को डालकर हम उसको उस चीज़ को सर्च कराते हैं। जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, यांडेक्स हो गया, डक हो गया, बायडू हो गया, तुम्हारा आस्क.com हो गया, नेवर हो गया। ये सब क्या है दोस्तों, तो ये सब सर्च इंजन के प्रकार हैं। एक बार और भी देख सकते हो सर्च इंजन कौन है। ये सभी के सभी क्या है, तुम्हारे सर्च इंजन है। वेब सर्च, एवल सर्च, डक को, याहू। दोस्तों तुम सोच रहे होगे डक गो इसमें भी आया होगा, तो देखो डक गो इसमें भी, ये भी सर्च इंजन है, ये भी सर्च इंजन है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, आज तुम सोच रहे हो माइक्रोसॉफ्ट बिंग, तो उसमें भी देखे होगे। तो इस प्रकार से तुम्हारे जो है इतने सारे क्या है दोस्तों प्रकार हैं, बायडो, इसको, ये सारे से, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। अगर आप इतने समझ गए हो तो आप निश्चित मानो कि आप सारे क्वेश्चन को सही करके आओगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको लग रहा होगा कि आपका कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इससे आप लोग ज़रूर याद करें, ठीक है दोस्तों। तो इसे स्लाइड के रूप में दे रहे हैं, जैसे एक पेज ये हुआ, कुछ ये हुए, बाकी ये सब हुए, पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है।